टेनिस बॉल का वज़न कितना होता है? अलीशा के सभी चेहरे की रंगत एक पल को मुतग़य्यर हुई। उसने नागवारी से इंटरव्यू पैनल में मौजूद ओन जावेद को देखा, हालाँकि उसे तवक्को थी कि वो उससे भी ज़्यादा फ़ज़ूल और बेहुदा सवाल कर सकता है। सख्त गर्मी में जब 2 बसें बदल कर पसीने से शराबूर वो गिलानी इंडस्ट्रीज़ के इससे ठंडे ठार पुरसुकून कमरे में पहुँची और अभी एसी की ठंडक से जी भरकर लुत्फ़-अंदोज़ भी ना हो पाई थी कि उसका इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। इंटरव्यू बोर्ड में नुमाया सीट पर बैठे हुए ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट और मैचिंग टाई में अपनी असली दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ ओन जावेद को देखकर उसका दिल जल कर रह गया। अगर वो मुकम्मल तौर पर अंदर दाखिल ना हो चुकी होती तो शायद उल्टे कदमों वापस चली जाती। उसे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि उसका शुमार इस कंपनी के इतने अहम बंदों में हो सकता है, वरना हरगिज़ हरगिज़ इंटरव्यू के लिए ना आती। मोहतरमा, आपसे पूछा गया है कि टेनिस बॉल का वज़न कितना होता है? उसके तंज़िया लहजे पर अरीशा ने भी अपने कोफ्त भरे तासुरात को छुपाना मुनासिब नहीं समझा था। आई डोंट नो, उसने खुश्क लहजे में जवाब दिया। शदीद गुस्से की एक लहर उसे अपने वजूद में दौड़ती महसूस हुई थी और वो उस वक़्त को कोसने लगी जब उसने अखबार में ये अट्रैक्टिव सैलरी वाला इश्तिहार देखकर फ़ौरन अप्लाई करने के बारे में सोचा था। उसके अगले सवाल पर वो फिर चौंकी, जो बड़े पुरसुकून लहजे में पूछ रहा था, ग़ज़वा बदर किस सन में हुआ? अरीशा ने अपनी कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदला। ये तो तय था कि ओन जावेद आज अगली पिछली सारी कसर निकालेगा। उसने मुकम्मल संजीदगी से नफ़े में सर हिलाया। वो तो अपने सब्जेक्ट पर इतनी कमांड रखती थी कि उसने तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी। लेकिन ओन जावेद शायद भूल गया था कि उसने अकाउंट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े थे। इंटरव्यू बोर्ड के बाकी मेंबरान अब खुली फाइल में लगे उसके सर्टिफिकेट्स देख रहे थे, जबकि ओन जावेद ने उसे देखने की ज़रूरत नहीं समझी थी, क्योंकि वो सारे के सारे उसे अजबर थे। मैट्रिक में बोर्ड में से टॉप किया, आईसीएस में बोर्ड में सेकंड पोजीशन, बीसीएस में फिर टॉप किया और मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट। इंटरव्यू पैनल में मौजूद बाकी मेंबरान के चेहरों पर सताइशी रंग नमूदार हुए थे और एक सीनियर मेंबर ने तौसीफी अंदाज में उसे सराहा भी था, जबकि ओन जावेद सपाट चेहरे के साथ हाथ में पकड़े बॉल पॉइंट को दूसरे हाथ की हथेली पर लापरवाही से मार रहा था। अरीशा का एतमाद कुछ बहाल हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे ओन जावेद के नए सवाल ने उसके गुब्बारे से हवा निकाल दी थी, जबकि बाकी मेंबरान ने हैरत से उसे देखा, जो खासे गैर मुतल्लका सवालात से उसे जिच करने की कोशिश कर रहा था। मोहतरमा, क्या आप बता सकती हैं कि पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी केटू की बुलंदी कितनी है? अरीशा का खून खून खोल उठा। उसका दिल चाहा कि मुंह फाड़ कर कहे कि तुम्हारी जुबान से तो थोड़ी कम ही होगी, लेकिन उसने खुद को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए खुश्क लहजे में कहा, मुझे याद नहीं। और ने उसका सुर्ख चेहरा बड़े गौर से देखा, अब कि उसका लहजा अरीशा को सरासर मजाक उड़ाता हुआ महसूस हुआ था। बलूचिस्तान का रकबा कितना है? इस बार अरीशा के ज़ब्त का दामन हाथ से छूट गया। उसने गोद में रखा हैंड बैग सामने टेबल पर रखा और बड़े रिलैक्स अंदाज से चेयर की पुश्त से टेक लगाई और तंजिया अंदाज से पूछा, सर, क्यों ना पहले ये तय कर लिया जाए कि मुझे इस ऑफिस में अकाउंट्स ऑफिसर की सीट के लिए कॉल किया गया है या गिलानी इंडस्ट्रीज में जॉब करने वाले लोगों को इस्लामियात और पाक स्टडीज पढ़ाने के लिए बुलाया गया है। उसके बज़ाहिर सादा लहजे में छुपी काट को सिर्फ ओन जावेद ही समझ सकता था। इंटरव्यू पैनल में मौजूद मेंबरान के चेहरों पर बड़ी बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ी थी। मोहतरमा, वो हद-दर्जा संजीदा अंदाज में गोया हुआ। वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली स्टूडेंट की ज़हनी इस्तेदाद का जायज़ा ले रहा था, जिसके बारे में मुझे इंतहाई अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका जनरल नॉलेज बहुत वीक है। इन सवालात के जवाबात कोई भी मैट्रिक का स्टूडेंट दे सकता है। जी, ज़रूर दे सकता है। अरीशा ने तंज़िया नज़रों से उसे देखा, इसलिए कि उससे बिल्कुल फ्रेश पढ़ा होता है और 2-4 साल के बाद जब वो किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करके अमली मैदान में निकलता हो, तो अपने मुतल्लिका मज़मून के अलावा बाकी तमाम चीज़ें उसके ज़हन से महव हो चुकी होंगी। वो मज़बूत लहजे में बोली और एक लम्हे के तवक़्क़ुफ़ के बाद बोली, चलें, आपने भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी में टॉप ना सही सेकंड या थर्ड पोज़ीशन तो ली थी। आप मुझे बलूचिस्तान के साथ-साथ पंजाब सरहद और सिंध का रकबा बताएँ। आपकी ज़हनी इस्तेदाद और जनरल नॉलेज का अंदाज़ा भी अभी हो जाता है। अरीशा के इस्तज़ाइया लहजे पर चारों मेंबरान के चेहरे पर सजी प्रोफ़ेशनल मुस्कुराहट में हल्की सी खिफ़्त का आंसर भी शामिल हो गया था। उनका चेहरा एक लम्हे को तारीक हुआ था। अगले ही लम्हे संभल कर उसने बड़े सपाट और दो टोक अंदाज में कहा, आप पहले ये तय कर लें कि आप इंटरव्यू देने आई हैं या लेने। अरीशा के चेहरे पर बड़ी चिढ़ा देने वाली मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये जॉब उसे नहीं मिल सकती, इसलिए वो खुलकर मैदान में उतर आई थी कि उधार रखने की तो वो भी कायल नहीं थी। मैं तो इंटरव्यू देने ही आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लेने के मूड में नहीं।
उसके तल्ख़ अंदाज़ पर इंटरव्यू बोर्ड में से एक में मौजूद एक सीनियर मेंबर ने उससे मुतल्लिका मज़मून पर बातचीत शुरू कर दी थी। मुल्क की इकनॉमी, स्टॉक एक्सचेंज और अ, प पर उसकी मालूमात हैरत अंगेज़ तौर पर अप टू डेट थीं। वो अपने मुतल्लिका मज़मून पर इतने जोश-ओ-खरोश से बोल रही थी कि उसे पता नहीं चला कि कब दाएँ जानिब पड़ी खाली कुर्सी पर जावेद साहब आ बैठे और तौसीफ़ी नज़रों से उससे गुफ्तगू सुनने लगे। बिज़नेस के उतार-चढ़ाव पर उसकी बड़ी गहरी नज़र थी। गैर मुल्की मुबस्सरीन के तबसरे और हवालाजात उसकी गुफ्तगू को ख़ासा मुदल्लल बना रहे थे और आखिरी 10 मिनट तो लगातार वो ही बोली थी और हैरत की बात थी कि इंटरव्यू के इस हिस्से में ओन जावेद बिल्कुल खामोश था और टेबल पर पड़े अखबार को खोले उसमें महव हो चुका था या होने की अदाकारी करने लगा और अरीशा को उसके बचकाना अंदाज पर हंसी आ रही थी। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबरान के चेहरों पर सताइश और मरूबियत के तासुरात ने उसकी कोफ्त खांसी कम कर दी थी। वो वापस जाने के लिए उठी थी जब अंकल जावेद का फखरिया लहजा उसके समातों से टकराया। वो दरवाज़ा खोलते हुए मुड़ी और उन्हें गौर से देखा। वो बाकी मेंबरान को बता रहे थे, ये मेरे छोटे भाई एहसान की बहुत ज़हीन और काबिल बेटी है। ओन जावेद ने बड़ी बेजारी से पहलू बदला था। गिलानी इंडस्ट्रीज से बाहर निकलते हुए उसे अंदाजा हो गया था कि वो बेशक कितनी ही काबिल और ज़हीन क्यों ना हो, लेकिन उसे इस कंपनी में हरगिज़ जॉब नहीं मिल सकती जहां उसके ताया जावेद अली और कज़न ओन जावेद के शेयर्स हों, क्योंकि उन्हें अपने घर की खवातीन के आगे दम मारने की मजाल तक नहीं थी। और इससे पहले डीजे इंडस्ट्रीज में उसकी जॉब सिर्फ इस वजह से नहीं हुई थी कि उस कंपनी के जीएम ताई अम्मा के सबसे छोटे भाई थे। और अब सख्त गर्मी और धूप में बस स्टॉप पर खड़े गुस्सा और कोफ्त के बाद अब बेबसी और मायूसी ने उसका घेराव कर लिया था और उस इंटरव्यू के लिए और कर लिया था और वो दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगी कि उस इंटरव्यू के लिए आने जाने पर किराया की मद में उसके पूरे 150 रुपये ज़ाया हो चुके थे। वो दिल ही दिल में ओन जावेद को कोसते बमुश्किल बस में सवार होने में कामयाब हुई थी। वो टीवी लाउंज के सोफे पर इंतहाई बेजारी के साथ दोनों टांगे ऊपर रखे इंतहाई गुस्से से मुसलसल बोले जा रही थी। झुंझलाहट और बेबसी उसके चेहरे पर नुमाया थी। जबकि कारपेट पर बायोलॉजी का जर्नल खोले मेंढक की डायग्राम बनाती सनिया खामोशी से बड़ी बहन का कैथारसिस सुन रही थी और कुछ फासले पर कीड़ा काटती उसकी मम्मा का चेहरा भी खासा सपाट था। अगर मुझे मालूम होता कि वो हासिद, मनहूस और कीना परवर ओन जावेद वहाँ होगा, तो मैं हरगिज़ इंटरव्यू देने ना जाती। उसने पूरे इंटरव्यू में मुझे ज़िच करने की कसम खा रखी थी और एंड में मैंने भी जब अपनी काबिलियत झाड़ी तो खामोश होकर बैठ गया। समझता क्या है खुद को, हमेशा मुझसे जेलस होता था। अगर मेरे पापा ज़िंदा होते, तो मैं देखती कि उनकी फ़र्म से बड़ी फ़र्म किसकी होती। धोखेबाज ख़ानदान हमारा सब कुछ चट कर गया। वो बालों से पिन्ने निकालती हद दर्जा नाराज़ थी। "बज्जो, क्या जावेद अंकल भी वहीं थे?" सनिया ने तजस्सुस भरे अंदाज़ में पूछा, तो वो गुस्से से सर झटक कर बोली, "पहले तो नहीं थे, फिर पता नहीं कब आ पहुँचे। मुझे तो पता ही नहीं चला," उसने साफ़गोई से जवाब दिया। "आपको तो बोलते वक़्त पता नहीं चलता दाएँ-बाएँ कौन है?" सनिया शरारत से बोली थी। "बस मुझे गुस्सा ही इतना आ रहा था। एक तो सारे रास्ते इतने खूबसूरत ख्वाब देखती गई और उनकी भयानक ताबीर ओन की सूरत में वहाँ मौजूद थी। मेरा तो हलक तक कड़वा हो गया, ऊपर से पूरा घंटा बस स्टॉप पर खड़ा रहना पड़ा, सख्त गर्मी और धूप में। और फिर बस में भी बमुश्किल खड़े होने की जगह मिली और उसी वक़्त हारून चचा की मीरब को ब्लैक टूडी में बड़ी शान से जाते हुए देखकर मेरा मज़ीद दिमाग ख़राब हो गया। वाह मौला! कहाँ अर्श से हमें फ़र्श पर ला फेंका है। वो पल भर को खामोश हुई तो मिसेज़ एहसान ने अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी और संजीदा लहजे में कहते हुए उठी, "अब बस करो और मुँह हाथ धोकर खाना खाओ, खामख़ा खुद को हलकान मत करो।" रहने दे मम्मा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। कसम से मेरा दिल करता है कि मुझे फ़ौरन जॉब मिल जाए और कुछ पैसा हाथ आए तो मैं पापा के ख़ानदान पर केस कर दूँ। उन्होंने हमें समझा क्या है? इस ख़ानदान के बुज़ुर्गों में तो इंसाफ़ ही नहीं। वो सुल्ताना ख़ातून जो कब्र में टाँगें लटकाए बैठी हैं, सबसे ज़्यादा बेइंसाफ़ तो वो हैं। वो ज़ब्त होने लगी। "वरीशा," मम्मा ने तंबीही नज़रों से उसे देखा। उसे बुरा सा मुँह बनाया और नागवारी से बोली, बस मुझे चुप करवाती रहा करें। आपकी खामोशी और बुज़दिली की वजह से तो हम लोग 2 कनाल के बंगले से इस फ्लैट में आन पहुँचे और हमारे ही ख़ानदान के लोग उस व्हाइट पैलेस में ऐश कर रहे हैं। वरीशा के लहजे में हद दर्जा तनफ़ुर वो तासुफ़ भरे अंदाज़ से देखते हुए खाना लगाने लगी। वरीशा भी मज़ीद बहस का इरादा मुलतवी करके खामोशी से डाइनिंग टेबल पर आ बैठी थी। यार, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि बंदा सब कुछ हो, बस करीब ना हो। वरीशा सख्त गर्मी में टिश्यू से अपना मुँह साफ़ करती अचानक अंदर दाखिल हुई थी। या अल्लाह खैर, आज फ़ौजें कहाँ से टपक पड़ीं? इज़्ज़ा ने उसे देखते ही नारा बुलंद किया। काफ़ी अरसे बाद अपनी बेमुरव्वत दोस्त को देखकर उसका चेहरा खिल उठा था। उसने फ़ौरन उसे उठकर गले लगाया। बकवास बंद करो। वरीशा ने अपना
हैंडबैग और दुपट्टा उतारकर सोफे पर फेंका और एन एसी के करीब खड़ी हो गई। कसम से बड़े अरसे बाद एसी की ठंडी और खुशगवार हवा के नीचे खड़ी हूँ। दिल कर रहा है कि सारी ज़िंदगी यहीं गुजार दूँ। कभी हमें भी मौजें नसीब थीं, अब तो सब कुछ ख्वाबो ख़याल की बातें लगती हैं। हाय! उससे ठंडी आह भरी। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। बको मत, इज़ा ने आँखें दिखाई। आराम और सुकून से बैठ, ये एसी कहीं भागा नहीं जा रहा। और ये बताओ कि आज हमें शर्फ़े मुलाकात कैसे बख्श दिया? यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद तुम तो यूँ गायब हुई जैसे किसी से कर्जा ले रखा हो। एक दिन मैं और माहा तुम्हारे घर गए तो मालूम हुआ कि तुम लोगों ने अपना बंगला बेच दिया है और कहीं और शिफ्ट हो गए हो। इज़ा की बात पर एक तारीक सा साया उसके चेहरे पर दौड़ गया। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि तुम 3 माह बाद मुझसे मिल रही हो। और यार, ये 3 दिनों में, बल्कि 3 घंटों में दुनिया बदल जाती है माय डियर। तुम घर बदलने की बात कर रही हो। हाँ, ये तो है। इज़ा ने तायती अंदाज में सर हिलाया और फिर फ़िक्रमंदी से बोली, असल में मुझे और माहा को तशवीश हो रही थी कि अभी तुम्हारे फादर की डेथ को इतना कम अरसा हुआ था और तुम लोगों ने घर भी बदल लिया और इतनी बेमुरवत निकली कि बताया तक नहीं। हालांकि हमारा स्कूल और कॉलेज का साथ है और यूनिवर्सिटी में एक दुनिया हमारी दोस्ती पर हैरान होती थी। इज़ा ने रूम फ्रिज फ्रिज से पेप्सी का टिन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। सिर्फ ये, मैं खाना भी खाऊंगी, वरिशा ने बेतकल्लुफी से कहा। पहले ये तो ठूंस लो, फिर खाना भी मंगवाती हूँ। कुलसुम, मालूम है मुझे कि तुम ऐसे थोड़ी चलोगी। इज़ा ने पलट कर कहा तो उसे खामोशी से टिन मुंह से लगा लिया। बस यार, हालात इतनी तेज़ी से बदले कि हम सब बौखलाए हुए थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर अपने घर से बेदखली के बाद नए ठिकाने की फ़िक्र और घर कैसे चलेगा उसकी टेंशन। सच पूछो तो किसी से भी कॉन्टैक्ट करने का ना तो होश था और ना ही फ़िक्र। बस मौशी मसाइल मुँह खोले सामने खड़े थे। वरिशा दिल गिरफ्तगी से कह रही थी, ओह! फिर? इज़ा ने तशवीश से अपनी दोस्त को देखा। उसे हमेशा शाहाना अंदाज़ से ज़िंदगी गुज़ारी थी और इस वक़्त आम से हुलिये में खासी कमज़ोर और मायूस दिखाई दे रही थी। तुम्हें तो पता ही है यार कि मेरा लाइफ़स्टाइल कैसा था और कुछ मैं पहली औलाद होने की वज़ह से पापा की खासी लाडली और ज़िद्दी बेटी थी। हमेशा जो चाहा वो मिल जाता था और शॉपिंग करते वक़्त मैंने कभी सोचा ही नहीं था और हमेशा अच्छी से अच्छी चीज़ इस्तेमाल की। लेकिन पापा की डेथ के बाद हकीकी मायनों में हमें पता चला कि क़यामत टूटना क्या होती है। 2 कनाल के बंगले से छोटे से फ्लैट का सफ़र कितना अज़ियतनाक होता है। अभी सनिया एफएससी में है और फरज़ान का मेडिकल का चौथा साल है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कि दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मरीशा के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। यार, तुम किसी अच्छी सी जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? इज़ा ने झिझकते हुए कहा। तुम अच्छी सी जॉब की बात कर रही हो जबकि यहाँ मामूली सी भी नहीं मिल रही। उसके हद दर्जा मायूस लहजे पर इज़ा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कमाल करती हो तुम, हमेशा से बोर्ड, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रही हो तुम और एमए इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी भर में टॉप करने वाली स्टूडेंट को अगर जॉब नहीं मिल रही तो हमारा तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी फर्स्ट डिवीज़न का मुँह नहीं देखा। इज़ा की बात पर एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट परीशा के चेहरे पर नमूदार हुई थी। इन 3 महीनों में मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि जॉब पोज़ीशन या शानदार तालीमी रिकॉर्ड से नहीं, कॉन्टैक्ट्स से मिलती है और मेरे पापा के ख़ानदान का शुमार इस शहर के टॉप 5 बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट में आता है और मेरे लिए एहसान अली गर्देज़ी की दूसरी बीवी से होने वाली औलाद का एज़ाज़ इस कदर तकलीफ़ें और मुश्किलात खड़ी करेगा, मुझे ज़िंदगी में इसका गुमान तक नहीं था। हर बड़े अदारे में मेरे ताया और चचा के शेयर्स हैं और उन्हें पहली दफ़ा तो हमसे बदला लेने का मौका मिला है, वो हाथ से कब जाने देंगे। उसे कुशन गोद में रखते हुए तफ़सील बताई जबकि इज़ा के चेहरे पर उलझन और बेयकीनी थी। उसे हकीकतन इस तफ़सील से ख़ासी हैरत हो रही थी। तुम्हारे पापा के अपनी फर्स्ट वाइफ़ से कितने बच्चे बच्चे हैं? बस एक ज़हनी और जिस्मानी माज़ूर बेटी है, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम वो बेटी नहीं बल्कि उसकी मदर और मेरी ताई साहिबा हैं जो दोनों सगी बहनें हैं। और पापा की शादी भी मेरी ताई ने ज़बरदस्ती अपनी सास और ससुर पर ज़ोर देकर करवाई थी। पापा उसके लिए बिल्कुल ही राज़ी नहीं थे। दोनों की शादी तो हो गई लेकिन मिज़ाजों में ज़मीन और आसमान के फ़र्क ने उन्हें 3 माह भी इकट्ठे नहीं रहने दिया। बस पापा ने चुपके से अपनी एक क्लास फ़ेलो से शादी कर ली और उनकी दूसरी शादी की वजह से मेरे ननिहाल वालों ने खूब मुखालफत की। मम्मा ने सबसे मुखालफत मोल लेकर पापा से शादी की थी जिसकी वजह से अब हम ननिहाल वालों की फ़ेवर से भी महरूम हैं। उन्होंने भी कभी मुड़कर मम्मा का हाल नहीं पूछा। हालाँकि अल्लाह के फ़ज़ल से पापा और मम्मा में कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने एक भरपूर इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुज़ारी, मगर उनकी अचानक जहाज़ क्रैश में डेथ ने उन्हें मोहलत ही ना दी कि वो हमारे लिए कुछ कर जाते। और फिर बिज़नेस तो सारा तीनों भाइयों का मुश्तरका था और पापा को भी कभी अलहदा होने का ख़्याल नहीं आया। वो कदरे अफ़सुर्दगी से बोली थी। हकीकतन इस तमाम सूरत-ए-हाल ने उसे बौखला कर रख दिया था और वो आज रिलैक्स होने के लिए इज़ा के पास आई थी। वरीशा, वो जो यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कज़न होता था, जिसका तुम्हारे साथ स्टडी में भी ख़ासा कॉम्पिटिशन था, वो तो अच्छा ख़ासा सेंसेबल बंदा था, वो अपनी फैमिली को समझाता नहीं है
इज़ा को अचानक याद आया, "कौन? ओन जावेद?" वो बुरी तरह चौंकी। "हाँ, हाँ, वही जो अच्छा-खासा हैंडसम और स्मार्ट था।" इज़ा ने एक शरारती लहजे में कहा तो नागवारी के रंग वरीशा के चेहरे पर फैल गए। वो उसने नाक चढ़ाकर कहा, "सारे फ़साद की जड़ ही वही है।" जब मेरी पोज़ीशन की इत्तला व्हाइट पैलेस में पहुँची, वहाँ ताई अम्मी की रातों की नींद हराम हो जाती थी और जिसके नतीजे में उनकी ट्यूशन्स की तादाद मज़ीद बढ़ा दी जाती। हम दोनों क्लास फ़ेलो थे और उसकी अक्सर ही सेकंड पोज़ीशन आती थी और जिसकी वज़ह से वो खूब खूब तिल मिलाता था। बस एक दफ़ा आईसीएस में उसे टॉप किया और मेरी सेकंड पोज़ीशन थी। तब जाकर ताई अम्मी और मेरी स्टेप मदर को सुकून का साँस आया, लेकिन मेरे बीए में टॉप करने पर उनकी नींदें फिर हराम हो गईं। मगर मेरी मम्मा ने कभी इन चीज़ों की टेंशन ही नहीं ली। उनकी माशाअल्लाह सारी ही औलाद लायक-फ़ायक थी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। इज़्ज़ा ने तौसीफ़ी लहजे में कहा और इंटरकॉम उठाकर खाने का ऑर्डर देने लगी। वरीशा ने बड़ी रश्क भरी नज़रों से उसे देखा। कभी ये सारे ऐश उसके भी थे, लेकिन इस वक़्त उसे कदर ही नहीं थी और जो सच बात है कि उसे कभी सोचा ही नहीं था कि इन आसाइशात के बगैर भी रहना पड़ेगा। सारी-सारी शाम वो अपनी गाड़ी में फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर घुमा करती थी और दफ़अतन इज़्ज़ा की आवाज़ उसे हकीकत की दुनिया में ले आई। "विशी, तुम्हारे पापा लोग कितने बहन-भाई थे?" उसने ठंडी आह भरी। 3 भाई और 1 बहन, सबसे बड़े जावेद अंकल के 3 बच्चे हैं, यानी 1 बेटा ओन और 2 बेटियाँ मुस्कान और मीरा। और उनसे छोटे मेरे पापा थे और हमारा तुम्हें पता ही है, 2 बहनें और 1 भाई, जबकि पापा की फर्स्ट वाइफ से एक ही बेटी युसरा है, जो कि ज़हनी तौर पर खासी कमज़ोर और बचपन में पोलियो का शिकार होने की वजह से दोनों टाँगों से चलने-फिरने से माज़ूर है और मेरे पापा से छोटे हारून अंकल हैं। उनके 2 बच्चे मीरब और अब्दुल्ला हैं और फूफो हमारी काफ़ी अच्छी हैं, कभी-कभार चोरी-छुपे मिलने आ जाती हैं। उनके सिर्फ़ 2 बेटे खिज़र और उमर हैं। और तुम्हारे दादा-दादी? इज़्ज़ा आज पहली दफ़ा उसकी फ़ैमिली के बारे में तफ़सील से पूछ रही थी। दादा की डेथ तो पापा की शादी से पहले ही हो गई थी। बल्कि जबकि बड़ी अम्मा ज़िंदा हैं और ख़ासी दाँव-पेच की माहिर हैं और मेरी ताई अम्मी और स्टेप मदर उनकी भांजियाँ हैं, इसलिए भी उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और मेरी मम्मा के खिलाफ़ उन तीनों ख़वातीन का मज़बूत महाज़ है। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी औलादों के ज़हनों को भी हमारे खिलाफ़ आलूदा कर रखा है। हालाँकि मुस्कान मेरे भाई के साथ ही किंग एडवर्ड में मेडिकल की स्टूडेंट है और ख़ासी हँसमुख और फ्रेंडली सी है, लेकिन ताई अम्मी ने सख्ती से उसे फ़रज़ाम से दूर रहने का हुक्म दे रखा है। अलबत्ता हारून चचा का अब्दुल्ला कहीं मिले तो बहुत खुश होकर मिलता है। और तुम्हारी फूप्पो? इज़ा ने खाने के बर्तन टेबल पर रखते हुए सरसरी अंदाज में पूछा। फूप्पो के ज़िक्र पर वरीशा के चेहरे पर बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट फैली थी। वो बहुत नाइस और मोहब्बत करने वाली खातून है और पापा के साथ उनकी दोस्ती भी खूब थी। वो अक्सर बड़ी अम्मा की नाराज़गी और भाभीयों की मुखालफत के बावजूद हमें मिलने आ जाती हैं। पापा की डेथ के बाद जब ताया लोगों ने हमसे बंगला खाली करवाया और गाड़ियाँ छीन लीं, तब उन्होंने हमारे हक़ में काफ़ी शोर मचाया था, जिसके नतीजे में ताया और चचा ने ये फ्लैट और कुछ बंजर ज़मीन हमारे हवाले कर दी। और अभी मेरी कहीं भी जॉब होने लगती है तो ताई अम्मी अपने वसी खानदान के इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर प्रॉब्लम की क्रिएट करने से बाज़ नहीं आती। ख़ैर छोड़ो, ये तो शैतान की आँत की तरह लंबा किस्सा है, तुम अपने हीरो का हाल सुनाओ, कहाँ होता है? वरीशा के मुँह से अपने मंगेतर का ज़िक्र सुनकर रिज़ा के चेहरे के रंग बड़ी तेज़ी से बदले थे और उसकी सी आँखों में यकदम ही जुगनू उतर आए थे। क्या अशर के बारे में पूछ रही हो? उसने बेनियाज़ी से पूछा। नहीं, अशर के बाप के बारे में। चिकन जलफरेज़ी से भरपूर इंसाफ़ करते हुए उसने चिढ़कर जवाब दिया, तो वो खिलखिलाकर हँस पड़ी और शरारती लहजे में बोली, यार अशर के पापा तो आजकल मार्बल की नई फैक्ट्री लगाने में ख़ासे मसरूफ़ हैं। और मेरा ख़्याल है कि अशर के पापा आपके शायद मामू भी होते हैं। वर्षा के तंज़िया लहजे पर वो फिर बेसाहता हँसी थी। बहुत कमीनी हो तुम, ये ताक-ताक कर तंज़ करना तुमने कहाँ से सीख लिया है? फ्राइड राइस निकालते हुए उसने खुशगवार लहजे में पूछा और वैसे भी अशर का ज़िक्र उसका मूड खुद ब खुद फ्रेश कर देता था और इस चीज़ का वरीशा भरपूर फ़ायदा उठाती थी। हालात सब कुछ सिखा देते हैं माय डियर। वरीशा के गहरे लहजे पर वो कंधे उचका कर रह गई और फिर कोई ख़्याल आने पर बेख्तियार चौंकी और बड़े जोशो-खरोश से बोली, "विशी, तुम मामू के ऑफ़िस में जॉब क्यों नहीं कर लेती? रात अशर भी ज़िक्र कर रहे थे कि नई फैक्ट्री के लिए हार्ड वर्किंग लोगों की ज़रूरत है। और फिर तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन भी ज़बरदस्त है और मेरी फ्रेंड होने की वज़ह से तुम्हें प्रोटोकॉल भी ज़बरदस्त मिलेगा। ज़रा ठहरो, मैं अभी अशर से बात करती हूँ।" उसने सेल फ़ोन उठाकर फ़ौरन नंबर मिलाया। वरीशा के हाथ में पकड़ा निवाला फ़िज़ा में ही मौलिक रह गया था। उसका दिल यकदम धड़का, दिल में बेशुमार उम्मीदों ने सर उठाया था। लेकिन अगले ही लम्हे नाउम्मीदी ने उसका दामन पकड़ लिया। अरे! अगर जावेद अंकल या हारून अंकल की उनके साथ भी कोई दोस्ती निकल आई?
अरे भाड़ में जाएँ तुम्हारे जावेद और हारून अंकल, ये मेरे मामू और होने वाली मियाँ की फैक्ट्री है, और अगर इसमें भी मेरी बेहतरीन दोस्त को जॉब ना मिले, तो मेरी 5 साला मोहब्बत और मंगनी पर लानत। उस इज़्ज़ा के दिलजले अंदाज़ पर वरीशा को बेख्तियार हँसी आ गई, जबकि वो अब अशर के साथ बहुत धड़ल्ले से बातचीत करने में मगन थी। थोड़ी देर बाद अशर ने ना जाने क्या कहा था कि वो गुस्से से बोली, अपने टेस्ट और इंटरव्यू तुम अपने पास रखो, वो सुबह जॉइनिंग देने आएगी। मैं किसी असूल और कायदे को नहीं जानती, तुम ज़्यादा बातें मत करो, वरना मैं डायरेक्ट मामू जान से भी बात कर सकती हूँ। वरीशा ने उसके धौंस जमाते अंदाज को खुशगवार हैरत से देखा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरिट और एकेडमिक रिकॉर्ड पर भी फैसला करो, तो उससे ज़्यादा ज़हीन और मेहनती वर्कर कहीं नहीं मिलेगी। और ये उसका एहसान है कि वो मेरे कहने पर बमुश्किल तुम्हारी फर्म के लिए काम करने पर राज़ी हुई है, वरना उसके पास बेशुमार दूसरी ऑफ़र्स भी हैं, समझे? इज़्ज़ा की झूठ पर वरीशा के लिए अपनी हँसी को ज़ब्त करना मुश्किल हो गया। वो दूसरी तरफ की बात सुने बगैर सिर्फ़ अपनी सुना रही थी, और अपनी बात मुकम्मल करके उसे फ़ोन बंद किया, तो वरीशा का चेहरा सुर्ख़ चेहरा देखकर बोली, इसमें हँसने की क्या बात है? मैंने क्या लतीफ़ा सुनाया है? ये लतीफ़ा नहीं तो और क्या है कि मेरे पास बेशुमार ऑफ़र्स हैं। यार, अपनी दोस्त की वैल्यू मैं नहीं बनाऊँगी तो और कौन बनाएगा? कह रहा था कि सुबह भेज देना। अलबत्ता सैलरी का तयन वो तुमसे गुफ्तगू करने के बाद तुम्हारी काबिलियत देख कर करेगा। क्या वाक़ई? वरीशा के मुँह से बेख्तियार निकला। बड़े अरसे बाद उसे कोई अच्छी खबर सुनी थी, इसलिए दिल हल्का-फुल्का हो गया, और वो सोच रही थी कि उड़कर घर पहुँच जाए और सबसे पहले मम्मा को ये खबर सुनाए। हाँ, तुम डायरेक्ट अशर के पास जाना, मामू जान के पास मत जाना। तुम्हारी काबिलियत और बिज़नेस पे गहरी नज़र देखकर वो कहीं तुम्हें अशर की सीट पर ना रख लें, क्योंकि आजकल अपने इकलौते सपूत की नालायकी के हाथों हाथ से तंग है। और आए दिन अशर को अपने बिज़नेस से आउट कर देने की धमकियाँ भी देते हैं। टिश्यू से हाथ साफ करते उसने हँसते हुए उसे इत्तला दी, तो वर्षा भी हँस दी। घर वापस जाते हुए वो खासी मुतमईन थी। अगले दिन एफजे इंटरप्राइजेज़ के दफ्तर से निकलते हुए वो हँसी खुश थी। ईज़ा के अंकल सुहेल से उसकी मुलाकात उसकी तवक्को से बढ़कर खुशगवार साबित हुई थी, और अशर भी वहीं मौजूद था। उसका शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड और उससे 1.5 घंटा गुफ्तगू के बाद वो अच्छी खासी हैंडसम सैलरी पर उसे अपॉइंट कर चुके थे। अगले दिन अंकल सुहेल ने अपनी फर्म के अहम और चीदा-चीदा लोगों से उसका तारुफ अपनी भांजी के तौर पर करवा कर उसे अपनी नज़रों में मोतबर कर दिया था। नई फैक्ट्री के सिलसिले में उसकी तजावीज़ को अक्सरियत ने सराहा था, और अपनी जॉब के पहले दिन पहली मीटिंग में उसकी हौसला अफ़ज़ाई ने उसे ख़ासा पुरजोश कर दिया था। अपनी जॉब की खुशी में वो मम्मा के कहने पर मिठाई का डिब्बा लेकर फूफो के घर पहुँची, तो वो बेहद खुश हुईं। "अरे! आप तो आज तो बड़े-बड़े लोग आए हैं।" खिज़र ने अभी-अभी ड्राइंग रूम में झाँका था और उसे देखकर खिल उठा। "आओ हैंडसम कैसे हो?" वरीशा ने अपने से 3 साल छोटे खिज़र को देखा, और "वो तुम्हारा माजूज कहाँ है?" उसे इधर-उधर देखते हुए उमर का पूछा। चूँकि उमर और खिज़र दोनों जुड़वा थे, इसलिए वरीशा उन्हें शरारत से याजूज-माजूज कहा करती थी। उमर, वो हँसते हुए बोला, "वो उन भैया के साथ कंप्यूटर पर मसरूफ़ है।" उसकी इत्तला ने वरीशा का मूड यकदम ख़राब कर दिया। ये मनहूस कहाँ टपक पड़ा, और उसे भी आज ही आना था। वो उसने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन इसी वक़्त फूफो ने वहाँ झाँका। "वरीशा बच्चे, इधर डाइनिंग रूम में आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। बस गरम-गरम फुलके उतार लूँ। तुम्हारी पसंद के करेले गोश्त और चिकन पुलाव बनाए हैं।" फूफो के मोहब्बत भरे लहजे पर वो जो वहाँ से खिसकने के बारे में संजीदगी से सोच रही थी, चौंक उठी। फूफो, मैं तो बस ये मिठाई देने आई थी, और खाना तो मैंने ऑफ़िस में ही खा लिया था। उसने झूठ बोला, तो फूफो ने कड़े तेवरों से उसे देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में डाँटा। ज़्यादा फ़िज़ूल बातें करने की ज़रूरत नहीं। उठो और मुँह हाथ धोकर टेबल पर आओ, और मुझे पता है जितना तुम ऑफ़िस से खा कर आई हो। अपनी बात कहकर फूफो रुकी नहीं, मजबूरन उसे ही उनकी पैरवी करना पड़ी। फ्रेश होकर वो टेबल पर आई, तो सामने बेतकल्लुफ़ी से फूफो से बातें करती उनको देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। अरे वरीशा आपी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि अब आप भी अमीर हो गई हैं। उमर ने उसकी तरफ देखते ही खुशगवार लहजे में शायद उसकी जॉब के हवाले से कहा था। अमीर तो हम पैदाइशी थे, बस कुछ बेइंसाफ कमज़र्फ़ लोगों की वजह से हालात की गर्दिश में आ गए। कुर्सी पर बैठते हुए उसने तंज़िया लहजे में ओन की तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो दानिस्ता लापरवाही से सामने पड़ी सलाद की प्लेट की तरफ मुतवज्जे था। वरीशा आपी, डोंट वरी, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। उमर ख़ासा शौख़ मिज़ाज था, और कुछ वरीशा से उसकी बनती भी बहुत थी। ओन ने उसे मुख़ातिब नहीं किया था, और उसने भी उससे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। वो अब सलाद की प्लेट से खीरे चुन-चुन कर एक तरफ रख रहा था। "अरे, तुम लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया, सब कुछ ठंडा हो जाएगा," पप्पू ने किचन से झाँकते हुए कहा। "आप भी आएँ ना, फिर इकट्ठे शुरू करते हैं।" ओन की बात पर वो मुस्कुराईं। "अरे पुप्पो की जान, मैं भी आ जाती हूँ, तुम लोग शुरू करो, शाबाश।" अस्मा पुप्पो का तो गोया ख़मीर ही मोहब्बत से उठा था। उनकी बात पर उमर और खिज़र तो फ़ौरन शुरू हो गए थे, जबकि वरीशा ने भी चिकन पुलाव की ट्रे अपने सामने की। अलबत्ता ओन अभी तक पुप्पो का मुंतज़िर था। ड्रामेबाज़ियाँ! उसने बुड़बुड़ाते हुए अपनी प्लेट में चावल निकाले। उमर ने चौंक कर उसे देखा। "आप ही, आपकी जॉब कहाँ हुई है?" "एफजे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में," उसने मुख्तसरन जवाब दिया। "दैट्स गुड," उमर ने तौसीफ़ी लहजे में सराहा। "और सैलरी कितनी है?" उमर के सवाल पर उसने
घूर कर उसे देखा तो वो फ़ौरन घबराने की एक्टिंग करने लगा और फिर चौंक कर बोला, "लेकिन आप तो मर्द नहीं हैं।" लेकिन मर्दों की तरह हालात का मुकाबला तो कर रही है ना। पुप्पो जो अभी-अभी वहाँ आकर बैठी थी, उनके लहजे में वरीशा के लिए प्यार ही प्यार था। इसी वक़्त उनके सेल फ़ोन पर अंकल जावेद की कॉल आने पर उसके कान इन दोनों की गुफ्तगू पर लग गए। पापा मैंने मार्केट चेक की है, हबीब वालों के रेट्स सबसे ज़्यादा मुनासिब हैं। आप उनके साथ फाइनल कर दें और एफजे वालों के साथ अपनी मीटिंग कैंसल कर दें। अशर का फ़ोन आया था, उसने तफ़सील तो नहीं बताई, रात जिम में मुलाकात होगी तो मैं पूछ लूँगा। और उनकी गुफ्तगू में एफजे का नाम सुनकर वरीशा के कान खड़े हो गए। वो अच्छी-खासी परेशान हो गई थी, उसे ये जॉब भी हाथों से निकलती महसूस हो रही थी। उसने गुस्से से सामने बैठे ओन को देखा जिसने इसी लम्हे उसे चौंक कर देखा था। मुझे पहली फुर्सत में ही इज़्ज़त से बात करनी चाहिए, वो खाना भूलकर सोच रही थी। फिर फूफो के टोकने पर फ़ौरन सर झटक कर सामने रखी प्लेट की तरफ मुतवज्जो हो गई। खाना खाकर वो फूफो के साथ बर्तन किचन में रखकर चाय बनाकर वापस आई, तो वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अपने सेल फ़ोन पर अशर से मुखातिब था। उसका अंदाज़ से गुफ्तगू और बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ उसे चीख-चीख कर बता रहे थे कि दोनों के ताल्लुकात की नोयत कितनी गहरी है। उसने चाय का कप उसके सामने पटकने वाले अंदाज़ में रखा था और ना जाने क्यों, उसे इस वक़्त उसके चेहरे की मुस्कुराहट इतनी बुरी और घटिया लगी कि उसका दिल चाहा कि सामने कारपेट पर नीम-दराज़ बंदे का गला घोंट दे। और युसरा का क्या हाल है? पुप्पो के मोहब्बत भरे लहजे पर उसे बेज़ारी से टीवी की तरफ देखा जिस पर आने वाली रेसलिंग उमर और खिज़र बड़े शौक से देख रहे थे। उसे पुप्पो से जाने की इजाज़त माँगी थी और उन्होंने बाहर की धूप देखकर उसे आराम से बैठने का हुक्म कर दिया था। पुप्पो हालत तो वैसी ही है, फरहत खाला सोच रही हैं कि उसका भाई से चेकअप करवा आएँ। ज़ाहिर है बाप की इतनी दौलत है, कहीं न कहीं तो खर्च करनी है, वरीशा ने जल कर सोचा। और मुस्कान के रिश्ते का क्या बना? वरीशा के कान खड़े हो गए। कुछ नहीं, उससे साफ इनकार कर दिया है कि जब तक मेरा फाइनल ईयर और हाउस जॉब मुकम्मल नहीं होता, उस वक़्त तक वो ऐसा कुछ भी नहीं करवाएगी। और भाभी मान गईं। पप्पो को ख़ासा ताज्जुब हुआ क्योंकि मुस्कान के लिए रिश्ता उनके भांजे का था, जो खुद भी अमेरिका में स्पेशलाइज़ेशन करने गया था, हार्ट हार्ट सर्जरी में। वो हँसा। अरे पप्पो, अब वो पहला दौर नहीं रहा कि माँ-बाप अपनी मर्ज़ी बच्चों पर ठूँस दें। और मुस्कान का तो आपको पता ही है कि कितनी लाडली और ज़िद्दी है। उसने बेतकल्लुफ़ी से टाँगें फैलाईं। लगता था कि वो आज मुकम्मल फ़राग़त से था और वरीशा को उसकी मौजूदगी से काफ़ी कोफ्त हो रही थी। लगता है कमबख्त के जाने का कोई इरादा नहीं, उसने तल्ख़ी से सोचा। अम्मा जान के घुटनों के दर्द का क्या हाल है? पुप्पो भी आज मूड में थी। वही जो पहले था, अब तो ख़ासी कमज़ोर हो गई हैं। किसी का हक़ खाएँगे तो ऐसा ही होगा, उसने दिल ही दिल में जवाब दिया और सुस्ती से हाथ मुँह पर रख कर जमाई को रोका। उमर और खिज़र का कोई दोस्त आ गया था, वो दोनों ड्राइंग रूम में चले गए थे और साइड टेबल पर पड़े खिज़र के सेल फ़ोन पर फूफा की जर्मनी से कॉल आने पर पुप्पो भी फ़ोन लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ गई थी। एफजे एंटरप्राइजेज़ एक ज़बरदस्त फ़र्म है, कब हुई तुम्हारी वहाँ जॉब? वो अब बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उससे मुख़ातिब था, जैसे दोनों के ताल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे हों। क्यों? तुमने ख़त्म करवानी है? तंज़ खुद-ब-खुद उसके लबों पर आ गया था। लो, मुझे क्या ज़रूरत है? उसने हँसते हुए कहा। कार्डदार अंदाज़ में मज़ीद कहा, इससे पहले दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और फिर हमदानी इंडस्ट्रीज़ वालों का मैंने कोई कर्ज़ा देना था या मैं उनकी मतलूबा क्वालिफ़िकेशन पर पूरी नहीं उतरती थी? वो एकदम हैरान होकर उठ बैठा था। ड्रामेबाज़, पक्का फ्रॉडिया है। उसके चेहरे पर फैली हैरत देखकर उसे दिल में कोसा। दाऊद ग्रुप वालों का तो मुझे नहीं पता कि वहाँ तुम्हारी जॉब क्यों नहीं हुई, बल्कि बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुई। उसका एमडी इंतहाई घटिया किरदार का ब्लैकमेलर बंदा है। और जहाँ तक हमदानी इंडस्ट्रीज़ की बात है, वहाँ मैं और पापा तो आपकी फ़ेवर में थे, लेकिन बाकी 3 मेंबर्स ऑफ बोर्ड की राय एक और इंतहाई तजुर्बेकार बंदे की तरफ थी, जिसकी क्वालिफ़िकेशन भी तुमसे ज़्यादा थी और 10 साल का तजुर्बा भी। और सबसे बढ़कर ये कि जहाँ इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, वहाँ अक्सरियत की राय को देखा जाता है। और नो डाउट तुम्हारा इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त था। अगर तलहा बशीर की फ़ाइल वहाँ ना आई होती, तो फिर उस जॉब की सबसे ज़्यादा हकदार तुम ही थीं। वो बड़े हमवार लहजे में बोला था। वरीशा को इस कहानी पर ज़रा बराबर भी यकीन नहीं आया था। उसके चेहरे पर फैली तंज़िया मुस्कुराहट और मैं ना मानूँ के तासुरात ने उन जावेद को डिस्टर्ब कर दिया था। और तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी जॉब नहीं होने दे रहा या मैं तुम्हें कहीं से निकलवा दूँगा? वो ठोस लहजे में बोला था। उसे सामने बैठी लड़की की बदगुमानी पे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। तो फिर उस दिन इंटरव्यू में जो फ़ज़ूल-फ़ज़ूल किस्म के सवालात कर रहे थे, वो क्या थे? और अब मेरे सामने ये अशर से गुफ्तगू का तुम्हारा क्या मकसद है? वो चिढ़कर बोली। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो बेयकीनी से गोया हुआ। उस दिन पाकिस्तान स्टडी से मुतल्लिक सवालात में वाक़ई तुम्हें छेड़ने की गरज से कर रहा था। लेकिन मेरा मकसद तुम्हें टीज़ करना नहीं था, क्योंकि एहसान चचा अक्सर घर में कहा करते थे कि वरीशा को पाक स्टडीज़ से चिढ़ है। और मैंने अगर तुम्हें ज़िज करना होता तो बाकी इंटरव्यू में भी खामोश ना बैठता, क्योंकि मेरे पास बेशुमार ऐसे पॉइंट थे। और माइंड इट मिस वरीशा एहसान रहमानी, कि आपके पास सिर्फ़ डिग्रियों का इल्म है, जबकि मेरे पास दौरान तालीम प्रैक्टिकल जॉब का भी तजुर्बा था। आप बेशक गोल्ड मेडलिस्ट रही हों, लेकिन इतना तो आपको भी पता होगा कि थ्योरीज़ और प्रैक्टिकल में कितना
फ़र्क होता है। और जहाँ तक अशर से बात करने का किस्सा है, तो उसे फ़ोन मैंने नहीं, उसने खुद किया था। और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त और इंग्लैंड से 6 माह का बिज़नेस के हवाले से कोर्स भी इकट्ठे ही करके आए हैं। वो चंद लम्हे साँस लेने को रुका। और मैं आपको जॉब से किस बुनियाद पर निकलवाऊँगा? क्या आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है या कोई और मसला? कोई एक वजह हो। और फिर वो मेरी वजह से अपने इस वर्कर को क्यों निकालेंगे जिसे उन्होंने खुद अपॉइंट किया हो? बंदा कम से कम कोई बात तो अकल की सोच लेता है, हद है बेवकूफ़ी की। वो उसे घूरते हुए तूंद लहजे में बोला था। वो उसके गुस्से से दिल में ख़ाइफ़ ज़रूर हो रही थी, मगर उसके सामने अपनी गलती का इतराफ़ तो वो मर कर भी नहीं कर सकती थी। ज़ाहिर है जो लोग आपके ख़ानदान वालों के ने ज़ाहिर है जो सलूक आपके ख़ानदान वालों ने हमारे साथ रवा रखा है, उसकी रोशनी में आप लोगों से किसी भलाई की तवक्को तो नहीं रखी जा सकती थी। उसके तल्ख़ लहजे पर उसे बड़ी अजीब नज़रों से उसे देखा, जैसे कह रहा हो वही मुर्गे की एक टाँग। मसलन कौन-सा सलूक आपसे रवा रखा गया था? वो तंज़िया लहजे में बोला। हमारे बाप की जायदाद से हमें बेदखल किया गया, हमारा बंगला और गाड़ियाँ हमसे छीन ली गईं और बाबा की प्रॉपर्टी में हम भी इतने ही हिस्सेदार थे जितना हिस्सा युसरा और पापा की पहली मिसेज़ का था। हमारे हक पर उन लोगों ने डाका डाला। वो बेखौफ लहजे में कह रही थी। लम्हा भर को तो ओन भी गूंग रह गया। फिर एक इस्तज़ाइया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई। सबसे पहले तो वरीशा रहमानी, आप अपनी ये गलत फहमी दूर कर लें कि आपके हक पर डाका मारा गया। मेरी खाला से आपके पापा की शादी पहले हुई थी। उनके हक पर डाका आपकी मम्मा ने डाला था। वो एहसान चचा की दूसरी मिसेज़ थीं और आपके इल्म में शायद ये बात नहीं कि आपकी मम्मा और पापा की शादी के बारे में जब पता चला, तो बड़ी अम्मा ने उनका हिस्सा देकर उनको अलहदा कर दिया था। और चूँकि फरहत खाला को उन्होंने तलाक नहीं दी थी, इसलिए वो अक्सर और बेशतर व्हाइट पैलेस आते रहते थे। और फिर एहसान चचा को आज से 10-12 साल पहले बिज़नेस में अपने पार्टनर की धोखाबाज़ी की वजह से जो घाटा हुआ, तो वो पाई-पाई के मोहताज हो गए थे। और उन दिनों तुम्हारी स्टेप मदर के भाई, यानी तुम्हारे मामू की मुआशी हालत का अंदाज़ा तो तुम खुद लगा सकती हो कि उनका ग्रुप पाकिस्तान में बिज़नेस के हवाले से नंबर 1 पोज़ीशन पर जा रहा है। तुम्हारी स्टेप मदर ने अपने शौहर की परेशानी को देखते हुए अपने भाइयों से माली ताउन की बात की। और जहांगीर मामू ने तब उस शर्त पर एहसान चचा को मुआशी तौर पर मुस्तकीम करने का फैसला किया कि उसमें सारे शेयर्स युसरा और फरहत खाला के नाम से खरीदे जाएंगे। ज़ाहिर है सरमाया भी तो उनका था और एहसान चचा ने उनकी बात मानकर दोबारा पापा और हारून चचा के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। और ये तो फरहत खाला की आला ज़रफ़ी थी कि उनके भाइयों के पैसे पर उनकी सोकन और उसके बच्चे भी ऐश कर रहे थे। और उन्होंने इस बात पर कोई हंगामा नहीं किया। और चचा की डेथ के बाद उन्होंने अपने शेयर्स अभी तक युसरा और खाला के नाम पर बहाल रखे हैं। और चचा ने अपनी मेहनत से जो कमाया उसमें जो तुम लोगों का हिस्सा बनता था तुम्हें दे दिया गया। अगर यकीन ना आए तो किसी दिन ऑफिस आकर सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेना। अक्लमंद तो तुम खासी हो और पढ़ी लिखी भी आखिर को गोल्ड मेडलिस्ट हो। उसके तंज़िया लहजे पर उसे बेयकीनी से उसे देखा। उसकी बातें थी कि तलवार की काट के उसका जीता जागता वजूद दो लख्त हो गया था। अगर मेरी बातों पर यकीन ना आए तो अपनी मम्मा से पूछ लेना, वो सारी हकीकत से बाखबर है। उसके तंज़िया लहजे पर वरीशा ने कड़ी नज़रों से उसे देखा। उसका दिल और दिमाग आंधियों की ज़द में थे। इतना तो उसे भी पता था कि वो जब भी पापा के ख़ानदान पर केस करने की बात करती, मम्मा खामोश हो जाती थी। वो अपना बैग उठाकर अचानक उठ खड़ी हुई। उसके धुआँ-धुआँ चेहरे को हमदर्दी से देखते हुए वो बोला था, "मैं छोड़ आऊँ तुम्हें?" "नो थैंक्स।" उसने सपाट लहजे में कहा और पुप्पो से मिले बगैर बाहर निकल आई। वो सीधी और सुनसान सड़क पर गर्मी और पसीने से बेनियाज चली जा रही थी। एक दो रिक्शे उसके पास रुके, लेकिन वो अपने हवासों में ही नहीं थी। सूरज भी ऐन सामने आग उगल रहा था। दफतन किसी गाड़ी के टायर उसके बिल्कुल करीब आकर चिरचिराए थे। वो उछलकर पीछे हटी। कोई बहुत तेजी से अंदर से निकला था। डांट पड़वा दी ना मुझे, पुप्पो से कहा भी था कि छोड़ आता हूँ, अब तमीज से अंदर बैठो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ब्लू पैंट पर स्काई कलर की शर्ट पहने वो खासी तपा-तपा सामने खड़ा था। उसके बगैर किसी एहतजाज और गुस्से के गाड़ी में बैठने पर ओन जावेद को यकीन हो गया था कि वरीशा साहिबा की वाक़ई तबीयत ठीक नहीं। सारा रास्ता वो खामोशी से सामने देखती रही। ओन समझ गया था कि वो ज़हनी तौर पर वहाँ हाज़िर नहीं थी। 40 मिनट की ड्राइव के बाद जब उसने गाड़ी उनके फ्लैट के सामने रोकी, तब वरीशा ने हैरत से उसे देखा। जबकि वो गाड़ी रोके अब सेल फ़ोन पर शायद फूफो को वज़ाहत दे रहा था। बस फूफो, पापा की अचानक कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। फूफा से बात कर रही थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। फूफो ने दूसरी जानिब पता नहीं क्या कहा था। वो अब संजीदा और बड़े ठोस लहजे में कह रहा था। जी, वरीशा ने मुझे बताया था कि वो जा रही है और मैं आपको बता दूँ, लेकिन फिर मुझे भी इमरजेंसी में निकलना पड़ा। मैं अगले हफ्ते दोबारा चक्कर लगा लूँगा। वरीशा ने आहिस्तगी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो सिर्फ़ 2 बातों के मुतल्लिक संजीदगी से सोच रही थी। ओन को हमारे घर का पता किसने बताया? उसने ये झूठ क्यों बोला कि उसे फूफो ने ड्रॉप करने को कहा है? अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुँचकर उसने सर झटका और बालकनी से नीचे झाँका।
उसकी वाइट बलिनो अभी तक वहीं खड़ी थी और वो खिड़की से ऊपर ही देख रहा था। वरीशा का दिल तेज़ी से धड़का और वो घबरा कर पीछे हट गई। रात के खाने के बाद वो मम्मा के पास कारपेट पर ही आ बैठी और उनकी गोद में सर रखकर बेतकल्लुफ़ी से लेट गई। मम्मा ने खुशगवार हैरत से उसे देखा, जिससे आज काफ़ी अरसे के बाद माँ से कोई लाड किया था। देख तो वो शाम से रही थी कि वो हँसी उलझी-उलझी और परेशान सी है, लेकिन फिर ये सोचकर मुतमईन हो गई कि कोई ऑफ़िस का प्रॉब्लम होगा। सनिया ने भी हैरत से उसे देखा। "विशी बेटे, परेशान हो क्या?" उन्होंने मोहब्बत से उसके माथे से बाल हटाए। "मम्मा, एक बात सच-सच बताएँगी?" उसने झिझकते हुए पूछा। "हाँ, पूछो।" उनका इत्मीनान काबिल-ए-दीद था। तब उसने फूफो के घर में होने वाली ओन से मुलाकात और सारी गुफ्तगू उनको सुना डाली, जिसे वो खामोशी से सुनती रहीं। दरमियान में उन्होंने उसे ज़रा भी नहीं टोका था, जबकि सनिया की सारी तवज्जो भी अब बड़ी बहन की तरफ थी। मम्मा बताएँ, ओन से ऐसा क्यों कहा? वो झूठ बोल रहा था ना? वो मुंतज़िर नज़रों से उसे देख रही थी। "सनिया बेटे, उठकर दरवाज़ा बंद करो। मौसम ख़ासा ख़राब है। मेरा ख़्याल है कि बारिश हो रही है।" मम्मा ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके पास बैठी सनिया को मुखातिब किया, जिसने बालकनी से झाँककर बारिश की तस्दीक भी कर दी थी। "मम्मा, बहुत गहरे स्याह बादल हैं।" सनिया के लहजे में खौफ था। रात की बारिश उसे ऐसे ही खौफज़दा कर देती थी। "मम्मा, मैंने आपसे कुछ पूछा है।" वो झुंझला उठी। बाहर बादल ज़ोर से गरजे थे। इसी वक़्त बालकनी का दरवाज़ा तेज़ हवा से खुला और खुशगवार महक में बसा नम झोंका कमरे में दाखिल हुआ। बाहर अब तेज़ हवा फुंकार रही थी। "उन्होंने जो कुछ तुमसे कहा, बिल्कुल ठीक कहा है।" वो सपाट लहजे में बोली तो वरीशा ने तड़प कर उन्हें देखा। उसे लगा जैसे उसे सुनने में गलती हुई हो। "आपने इतनी बड़ी हकीकत से अपने बच्चों को क्यों लाइल्म रखा?" वो भड़क उठी। मम्मा ने ठंडा साँस भरा। बाहर अब बारिश मूसलाधार हो रही थी। फरज़ाम और सनिया तो पहले से जानते थे और मेरा ख़्याल था कि तुम कुछ न कुछ तो जानती होगी, मम्मा ने दानिस्ता लापरवाह लहजे में कहा। वो तो एकदम तैश में आ गई। कमाल करती हैं आप, ये कोई छोटी-मोटी बात थी या उसके पर लगे हुए थे जो खुद ब खुद उड़कर मुझ तक पहुँच जाते। सारे ज़माने को पता था और मैं अहमकों की जन्नत में रह रही थी। आए दिन आपके सामने मैं जावेद अंकल और हारून अंकल पर केस करने की धमकियाँ देती थी और आप खामोशी से सुनती रहतीं। एक दफ़ा भी आपने मुझे रोका या टोका? अगर मैं ऐसा कोई अमली कदम उठा लेती तो जानती हैं आपके हमारी कितनी जगह हँसाई होती। आप तो शुरू से मुझे जज़्बाती, बेसब्रा और बेवकूफ़ समझती आई हैं, तभी अपने दोनों लाडलों को बता दिया और मैं तो सौतेली थी ना। बात के आखिर में उसका लहज़ा भीग गया। आपकी मम्मा ने हमें कुछ नहीं बताया। पापा की डेथ के बाद फ़रहत आंटी एक दिन घर आई थीं और खूब हंगामा करके गई थीं। तब मैं और फरज़ाम भाई घर पे थे और तब हमें पता चला। आप ख़ामख़ाह मम्मा को ताने मत दें। सनिया ने खफ़गी से मुँह फुलाते हुए कहा, तो उसने खा जाने वाली नज़रों से अपनी छोटी बहन को देखा। जो कुछ भी था, मम्मा को हमें बताना चाहिए था। अब वो ओन का बच्चा व्हाइट पैलेस जाकर मेरा मज़ाक उड़ाएगा, तमाशा बनाकर रख देगा मुझे, वो काट खाने वाले लहजे में बोली थी। ओन ऐसा नहीं करेगा, वो बहुत समझदार बच्चा है। मम्मा के आज़ूदा लहजे पर एक तंज़िया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। वो पाँव पटकती हुई कमरे से निकली थी। सनिया ने मुँह खिलाकर माँ की तरफ देखा, तो उन्होंने आँख के इशारे से उसे तसल्ली दी, रहने दो, ये शुरू से ऐसी ही जज़्बाती है, सुबह तक खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। एफजे इंडस्ट्रीज वालों ने हमदानी ग्रुप के साथ एक नई बिजनेस डील की थी और उसकी फाइनल मीटिंग में दोनों कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समेत सारे सीनियर मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव मौजूद थे। वो भी अंकल सुहेल और अशर के साथ इस मीटिंग में शामिल थी। अंकल सुहेल उसे बिल्कुल इज्जा की तरह अहमियत देते थे। शुरू शुरू में उसने उन्हें सर कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे प्यार भरी डांट पिला दी थी। उसकी काबिलियत और सलाहियतों के वो 3 माह में ही मोतरफ हो चुके थे, इसलिए हर अहम मीटिंग में उसे साथ रखते। इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में अंकल जावेद और अंकल हारून के साथ ब्लैक टू पीस में ज़बरदस्त टाई, कीमती टाई पिन और कफलिंग्स के साथ मौजूद ओन को देखकर वो बुरी तरह ठिठकी थी और पहली दफ़ा उसे गौर से देखने पर अंदाज़ा हुआ कि उसका लाक नक्शा और कद-बुत पापा के साथ का ख़ासी मुमासलत रखते थे। हालाँकि फ़ज़ा में उनकी मुशाबहत बहुत कम थी। वो नाक नक्शे में मम्मा पे गया था। और अंकल जावेद को देखते ही उसका दिल बुरी तरह धड़का। वो तो हूबहू दूसरे एहसान रहमानी थे। हाली-हाली नज़रों से उन्हें देखते हुए उसे यकदम अपनी पोज़ीशन का एहसास हुआ। जब से हकीकत का इदराक हुआ था, उसके व्हाइट पैलेस वालों के बारे में एहसासात खुद बहुत बदल गए थे। वो ऐसी ही थी, जज़्बाती और साफ़ गो, कोई भी बात दिल में ना रखने की कायल। जब दिल साफ़ हो जाता तो ऐसे मिलती जैसे कोई बात थी ही नहीं। इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में वो मुकम्मल तैयारी के साथ आई थी। पिछले 1 हफ़्ते से वो इसमें दी जाने वाली प्रेज़ेंटेशन पर जान तोड़ मेहनत कर रही थी और जब अंकल सुहेल ने उसकी तैयार करदा असाइनमेंट देखी तो ना सिर्फ दिल खोलकर उसे सराहा, बल्कि ये भी फैसला कर दिया कि उसे मीटिंग में अशर की बजाय वरीशा रहमानी ही प्रेजेंट करेगी। और कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मौजूद लोगों के तौसीफ़ी तासुरात ने वरीशा की 1 हफ्ते की मेहनत का सिला दे दिया था। मीटिंग के इख्तिताम पर डाइनिंग हॉल में अपना चाय का कप उठाए वो मुख्तलिफ लोगों के तारीफ़ी कलमात सुनते हुए खुद को बहुत पुरएतमाद महसूस कर रही थी। किसी डायरेक्टर से बात करते हुए अंकल जावेद ने उसकी तरफ इशारा करके कुछ बताया तो पहली बार बेसाख्ता उनकी तरफ बढ़ते हुए उसने खुशदिली से उन्हें सलाम किया था।
अंकल जावेद ने उसे अपने साथ लगाकर उसके सर पर हाथ फेरा, तो उसकी आंखें भर आईं। सामने खड़े अशर ने बहुत दिलचस्पी से ये मंजर देखा था, जबकि अंकल जावेद बहुत मोहब्बत भरे लहजे में सामने खड़े डायरेक्टर को उसकी ज़हानत के बारे में आगाह कर रहे थे कि इन साहब की बात ने उसे हैरान कर दिया। एहसान साहब की बच्ची उनके बरक्स बहुत मेहनती, समझदार और मुस्तकिल मिजाज दिखाई देती है, और इतनी सी उम्र में इसके बिजनेस के उतार-चढ़ाव पर खासी गहरी नज़र है। हालाँकि एहसान साहब तो बहुत लाउबाली और गैर मुस्तकिल मिजाज थे। वो शख्स एहसान रहमानी से कुछ ज़्यादा ही आगाह था। वरीशा ने बहुत गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया। हाँ यार, एहसान कुछ लापरवाह सा था, लेकिन उसकी औलाद माशाल्लाह हम सारी की सारी लायक है। अंकल जावेद अब उन्हें फरजाम के बारे में बता रहे थे, जबकि वो लापरवाही से अपने से कुछ फासले पर खड़े ओन को देखने लगी, जो कि मगरबी वज़ा के जदीद लिबास में मलबूस किसी लड़की के साथ बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू में मगन था। जावेद साहब अपनी भतीजी को अपनी फ़र्म में क्यों नहीं ले आते? सामने खड़े साहब की बात पर वो बुरी तरह चौंकी, उसकी नज़रें ओन पर, जबकि कान अब अंकल जावेद के जवाब पर थे। बस यार, कुछ मसले-मसाइल थे, घरेलू किस्म के, लेकिन सुहेल भी अपना ही आदमी है, और फिर किसी दूसरे अदारे में बंदा मोहतात होकर और मेहनत से काम करता है। ज़रा ये काम सीख ले। मेरा इरादा इसे एक मुकम्मल तौर पर अलहदा और खुद मुख्तार फैक्ट्री का इंचार्ज बनाने का है। अब आगे अल्लाह जानता है। वरीशा अच्छी तरह जानती थी कि वो घरेलू मसाइल यकीनन ताई अम्मी और उसकी स्टेप मदर की जानिब से दरपेश होंगे। उसके अंदर तल्खी सी भर गई, और फिर अशर और अंकल सुहेल को बताकर वो जैसे ही घर के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल से निकली, तो सफ़ेद रंग की कीमती टाइल्स वाले कुशादा कॉरिडोर में ओन उसके पीछे था। हेलो, कैसी हो? उसे अचानक करीब आकर पूछा। ये आपकी पीछे से आकर अचानक हमला करने की आदत गई नहीं? उसके तंज़िया लहज़े पर वो बेख्तियार हँसा था। जैसे तुम्हारी किसी भी जगह से चुपके से खिसकने की आदत नहीं जा सकती, ऐसे ही मेरी भी तुम्हारा पीछा करने की आदत का खात्मा नहीं हो सकता। वो उसके साथ ही लिफ्ट में दाखिल हो चुका था। हालाँकि किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं, वरीशा ने जताया, और किसी भी जगह से चुपके से फ़रार होना भी बहादुरों का शेवा नहीं। वो भी उसके साथ अब ग्राउंड फ्लोर पर था। तुम्हें किसने कहा कि मैं बहादुर हूँ? वो चलते-चलते रुकी, और मुड़कर बराह रास्त उसकी आँखों में देखते हुए संजीदा लहजे में पूछा। वो एक लम्हे को ठिठका और फिर हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से बोला, अंकल एहसान जब भी हमारे घर आते, तो बड़ी अम्मा को तुम्हारे कारनामे बताया करते थे, कि आज तुमने घर में अपने बेडरूम में आने वाली छिपकली का खात्मा कर दिया, और अब तुम अकेले कराची किसी क्विज़ में हिस्सा लेने जा रही हो। अब तुमने फलाँ मकसद के लिए फंड रेज़िंग का काम शुरू कर रखा है, वगैरह-वगैरह। और बड़ी अम्मा तुम्हारे कारनामे सुनकर बहुत खुश होती थीं। अच्छा, हैरत है। ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा जिसका इज़हार कभी उन्होंने मेरे सामने तो नहीं किया। बल्कि अगर हम तीनों बहन-भाई पापा के साथ उनसे मिलने चले जाते थे, तब भी वो इधर-उधर देखकर हमें प्यार करती थीं कि कहीं तुम्हारी अम्मी या पापा की फर्स्ट वाइफ़ ना देख लें। और फिर पापा की डेथ के बाद कभी भी उन्होंने हमारा हाल नहीं पूछा कि हम ज़िंदा हैं या मर गए। वो अपने मखसूस तुर्क लहजे में बोली थी। ओं ने दोनों बाजू सीने पर बाँधे और बड़ी गहरी नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, तो तुमने कभी उनका हाल पूछा? उनके तो जवां साल कड़ियल बेटे की डेथ हुई थी, और अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को कब्र में जाते देखना कितना अज़ियतनाक मरहला होता है, कभी तुमने लोगों ने सोचा? और वो तो कभी-कभार फ़ोन करके तुम्हारी मम्मा से हाल-अहवाल पूछ लेती हैं, क्या कभी तुम लोगों को ऐसी तौफ़ीक हुई? ओन की आखिरी बात पर वो बुरी तरह चौंकी। बड़ी अम्मा का फ़ोन? लेकिन वो खामोश रही। सामने खड़ी ओन का लहज़ा और आँखें उसकी सच्चाई की गवाह थीं। वो एकदम चल पड़ी, और उसके साथ चलते हुए वो एक दफ़ा फिर बोला था, "मनीषा, तुम्हारे साथ मसला क्या पता है मसला क्या है?" उसके कदम सुस्त हुए, समाते एकदम तेज़, लेकिन रुकना उसे मुनासिब नहीं समझा। "तुम्हारा मसला ये है कि तुम अपने आप में मगन रहने वाली लड़की हो। तुम्हारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, तुम्हें या तो वाक़ई उसकी खबर नहीं होती, या फिर तुम जानना नहीं चाहती, और बगैर सच्चाई जाने तुम बदगुमान होने में सिर्फ़ एक लम्हा लगाती हो। और तुम्हारी बहन सनिया तुमसे 5 साल छोटी होने के बावजूद बहुत समझदार, मामला फ़हम और तुमसे बहुत मुख्तलिफ़ है। वो हालात को समझती है और तुम्हारी तरह फ़ौरन जज़्बाती और बदगुमान नहीं होती।" वो चलते-चलते रुकी। "तुम सनिया को कैसे जानते हो?" उसे कड़े तेवरों से उसे देखा। "कई दफ़ा तुम्हारे घर में मुलाकात हुई है, वो बहुत अच्छी चाय बनाती है।" "क्या?" वरीशा को बुरी तरह झटका लगा। "कब आए थे तुम?" उसे उलझन भरे लहजे में दरियाफ़्त किया। "फ़रज़ाम के साथ आया था। तुम्हारा फ्लैट पहले मेरे एक दोस्त की मिल्कियत था, और मेरे ज़रिए ही उसका सौदा हुआ था। तुम्हारी मम्मा ने मुझे कहा था कि फ़रज़ाम के साथ इस सिलसिले में मदद करवाओ। बाद में कहीं कोई घपला ना हो जाए, और मैंने ही सारी कानूनी कार्रवाई करवा के तुम तीनों के नाम पर फ्लैट करवाया था।" मनीषा को यूँ लगा कि जैसे इस इमारत की छत उसके सर पर आ गिरी हो। वो हक्का-बक्का अंदाज़ में अपने सामने खड़े ओन को देखने लगी, जिसके चेहरे पर बड़ी पुरख़ुलूस मुस्कुराहट थी। वो उसे नज़रअंदाज़ करके तेज़ी से चलने लगी। उसके कदम उसके ज़हनी खिलफ़शार की अक्कासी कर रहे थे। वो दिल ही दिल में ओन को कोसने लगी। वो जब भी उससे मिलता था, कोई न कोई इंकशाफ़ करके उसे अंदर तक हिला देता था। "मम्मा, आप मुझे बेख़बर रखकर मुझसे बहुत ज़्यादा ज़्यादती करती हैं।" वो एक दफ़ा फिर बदगुमान हुई। आँखें आँसू से भर गईं।
रात किचन में अपने लिए चाय बनाते हुए उसने चिप्स बनाए। फिर सनिया को देखते हुए दानिशा लापरवाह लहजे में पूछा, ये ओन क्या हमारे घर आता रहता है? उसे चौंक कर बड़ी बहन की शक्ल देखी और सादा लहजे में कहा, हाँ, अक्सर फरजान भाई के साथ आ जाते हैं और एक दो दफा मम्मा को कोई काम था तभी उन्होंने बुलवाया था। सनिया की अब तमाम तर तवज्जो चूल्हे पर थी। तो मैं कहाँ थी? उसको एक दफा फिर गुस्सा आने लगा। आप उन दिनों जॉब की तलाश में रोज़ कहीं न कहीं गई होती थीं और जिस दिन आप पिज़्ज़ा बाजी के घर गई थीं, उस दिन भी ओन भाई आए थे। इस इत्तला पर उसका मुँह खुले का खुला रह गया। सनिया ने उसके चेहरे पर गुस्से के आसार देखकर वहाँ से खिसकने में ही आफ़ियत जानी। उस दिन ऑफ़िस से वो जल्दी निकल आई थी। अनारकली से गर्मियों के कुछ सूट लेने थे। शॉपिंग से जल्द फ़राग़त हो गई तो किंग एडवर्ड के सामने से गुज़रते हुए अचानक उसका दिल चाहा कि फ़रज़ान से मिलती जाए, जो काफ़ी दिनों से से अपने एक दोस्त के साथ होटल में मुक़ीम था और वरीशा से उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। कॉलेज के कॉरिडोर में सफ़ेद ओवरऑल में मुस्तक़बिल के डॉक्टर को देखकर फ़रज़ान का सोचकर एक फ़खरिया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ी। उसके एक क्लास फ़ेलो ने बताया कि वो एक जूनियर डॉक्टर के साथ कैफ़ेटेरिया में है और कैफ़ेटेरिया में एक टेबल के इर्द-गिर्द फ़रज़ान के साथ अंकल जावेद की मुस्कान और ओन को देखकर उसे ख़ासी हैरत हुई। वो बड़ी बेयकीनी से इन तीनों को कोल्ड ड्रिंक्स से लुत्फ़ अंदोज़ होते और खुशगवार लहजे में गुफ्तगू करते देख रही थी। अरे वरीशा तुम! उसके चेहरे पर ख़ासी खुशी में तमतमाहट थी। वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। इन दोनों बहन-भाइयों में बस 1 साल का फ़र्क होने की वजह से ख़ासी बेतकल्लुफ़ी थी। मुझे लगता है कि आज वरीशा और ओन भाई मशवरे से छापा मारने आए हैं। पहले ओन भाई आधा घंटा पहले पहुँचे और अब आप। मुस्कान उसके सरसरी अंदाज़ का नोटिस लिए बगैर बड़े पुरजोश अंदाज़ में मिली थी। वो इसी कॉलेज में फ़रज़ान से 1 साल जूनियर थी। ये तो वरीशा को पता था, लेकिन इन दोनों के दरमियान इस कदर खुशगवार ताल्लुकात का उसे गुमान तक नहीं था। मैं अनारकली में शॉपिंग करने आई थी। सोचा कि फज़ान से भी मिलती जाऊँ। शॉपर्स का ढेर टेबल पर रखते हुए उसे दानिशा सफाई दी। बहुत अच्छा किया, मैं तो रोज़ फज़ान से कहती थी कि किसी दिन वरीशा को ले आओ। बहुत अरसे से उससे मुलाकात नहीं हुई। मुस्कान की बेतकल्लुफ़ी पर वरीशा ने घूर कर फज़ान को देखा, जिसने बेख्तियार पहलू बदला था, जबकि ओन खामोशी से मुस्कुराते हुए कोल्ड ड्रिंक से पीने में मगन था। वो अब बहुत मोहब्बत और अपनायत से मम्मा और सनिया का हाल-अहवाल और उसकी जॉब की नौयत पूछ रही थी और इसके पुरख़लूस अंदाज़ पर वो भी उसे वो भी अपना रूखा अंदाज़ ज़्यादा देर तक बरकरार ना रख सकी और ठीक आधे घंटे के बाद वो उसे अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। भैया आप वरीशा को वापसी पर म्यू अस्पताल से लेते जाइएगा। अम्मा रात उनको ख़ासा याद कर रही थीं। क्या हुआ बड़ी अम्मा को? वरीशा ने चौंक कर पूछा। तो मुस्कान ने गिला-आमेज़ नज़रों से फ़रज़ान को देखा। तुमने वरीशा को बताया नहीं कि अम्मा को फ़ॉलिज का अटैक हुआ है और वो पिछले 4 रोज़ से अस्पताल में है। उनकी टाँगें मुतासिर हुई हैं। फ़रज़ान बौखला गया। सॉरी यार, एक तो मेरा घर जाना नहीं हुआ और फिर ये खुद अपनी जॉब में बिज़ी होती है। रात मैंने 8 बजे फ़ोन किया, तो मम्मा ने मुझे बताया कि अभी आकर खाना खा रही है। मैंने सोचा कि सुबह बता दूँगा और फिर ज़हन से निकल गया। बहुत बुरी बात है। हालाँकि रात बड़ी अम्मा ने तो खुद तुमसे कहा था कि वरीशा और सनिया को मुझसे मिलवाने लाना। मुस्कान ने तीखी तीखी नज़रों से उसे घूरा तो फरज़ान ने फ़ौरन शरारत से उसके आगे हाथ जोड़ दिए। अच्छा बाबा माफ़ कर दो। मैं बस निकलने लगा हूँ। और ने खाली बोतल टेबल पर रखी और खड़े होकर पैंट की जेब से गाड़ी की चाबी निकालते हुए मुड़कर वरीशा की तरफ देखा। तुम चलोगी? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, चलो। वो ना जाने क्या सोचकर खड़ी हो गई। फरजाम और मुस्कान इन दोनों को छोड़ने पार्किंग तक आए। सामने डार्क मैरून शिरॉट देखकर उसे अपनी गाड़ी याद आ गई। पापा के पास भी यही मॉडल था। दर्द की एक लहर ने उसका अहाता किया था। वो फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठी तो मुस्कान ने खुशगवार लहजे में कहा, चची को मेरा सलाम कहिएगा और ये पैगाम दीजिएगा कि उन्होंने जो चिकन नूडल्स मुझे बनाकर भेजी थी, वो आधे से ज़्यादा फरजाम हड़प कर गया था। ज़्यादा फ़ज़ूल पैगाम भिजवाने की ज़रूरत नहीं समझी। फ़रज़ान ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसका बाजू पकड़कर पीछे किया था और वो उसे मुँह चिढ़ाकर बेख्तियार खिलखिलाकर हँसी थी। वरीशा के लिए हर बात, हर चीज़ बहुत हैरानकुन और अजीब थी। गाड़ी के साइड मिरर से उसे देखा, वो दोनों अभी तक वहीं खड़े किसी बात पर हँस रहे थे। बावजूद गुस्से और नाराज़गी के उसके दिल ने एतराफ़ किया था कि वो दोनों साथ-साथ खड़े बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वरीशा एक बात बताओ, गाड़ी ड्राइव करते ओन ने संजीदगी से पूछा, ये तुम हर चीज़ को इतना हैरान होकर क्यों देखती हो? तुम वाक़ई हैरान होती हो या पोज़ करती हो? क्या मतलब? अरीशा ने इंतहाई तहम्मुल से पूछा। मतलब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अक्सर बातों पर हद से ज़्यादा हैरान होती हो और इन बातों पर ही तुम्हारी हैरत ज़्यादा होती है जो तुम्हारे दाएँ-बाएँ वकूफ़-पज़ीर हो चुकी होती हैं। खैर ऐसी तो कोई बात नहीं, वरीशा ने कमज़ोर सी मज़ाहमत की। असल में मैं शुरू से ही कुछ लापरवाह और अपनी दुनिया में मगन रहने वाली हूँ और सच बात ये है कि पापा की डेथ के बाद मैंने हर चीज़ पर गौर करना शुरू किया है। वरना मेरी दुनिया अपनी बुक्स, अकेडमीज़ और फ्रेंड्स तक महदूद थी और ख़ानदानी मामलात को ना कभी पापा और मम्मा ने हमारे सामने डिस्कस किया और ना कभी हमने इंटरेस्ट लिया। और मुझे तो खुद कॉलेज में पहुँचने के बाद पता चला था कि पापा और मम्मा की लव मैरिज थी और ये मेरी कम अक्ली
थी या बेवकूफ़ी, मुझे अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि हमारे ननिहाल में कौन-कौन से रिश्ते हैं और उनके कितने बच्चे हैं। मैं तो बस जियो जीनो जीने दो की पॉलिसी पर अमल करने की कायल हूँ और जिनसे हमने कोई कुछ लेना-देना ही नहीं तो क्या तफ्तीश करनी। वो पहली दफ़ा उसके सामने वज़ाहत से बोली थी। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं, इंसानी रिश्तों और बेजान चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। इंसान को कम से कम अपने गिरदोपेश से तो बाखबर रहना चाहिए और हैरत की बात है कि बिज़नेस के उतार-चढ़ाव पर तुम्हारी गहरी नज़र है, जबकि अपने घर में होने वाले बड़े-बड़े वाक़यात का भी तुम्हें पता नहीं चलता। ओन आज उसकी ठीक-ठाक खिंचाई करने के मूड में था। उसने शर्मिंदा होकर नज़रें झुका लीं। मैं मानता हूँ कि युसरा की मम्मा यानी मेरी खाला ने तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या तुम उस औरत के जज़्बात का अंदाज़ा लगा सकती हो जिसको अपने शौहर की गुर्बत सिर्फ़ 3 माह के लिए मुयस्सर आई हो और जो ये समझती हो कि उसके हक़ पर दूसरी औरत ने डाका डाला है और ऐसा हुआ भी और फिर सारी ज़िंदगी उसने अपने मियाँ की भरपूर रफ़ाकत के बगैर गुज़ार दी। और जिसके पास औलाद के नाम पर एक ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माज़ूर बेटी हो, जिस पर उसके सगे बाप ने कभी एक प्यार की नज़र ना डाली हो, उस माँ के एहसासात का अंदाज़ा तुम कर सकती हो। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी मम्मा और अपनी स्टेप मदर से बहुत शिकायतें हैं, लेकिन कभी सोचा है कि उन लोगों को भी तुम लोगों से शिकायतें हो सकती हैं? वरीशा ने उलझन भरे अंदाज में गाड़ी ड्राइव करते ओन को देखा। तुम ईमानदारी से बताओ, बचपन में जब तुम तीनों एहसान चचा के साथ घर आते थे, तो तुमने कभी अपने पापा को युसरा का हाल पूछते या प्यार करते देखा? कोई एक मंज़र तो तुम्हारे हाफ़्ज़े में महफ़ूज़ होगा। तुम्हारे पापा जब आते उनकी ज़ुबान पर तुम्हारा, सनिया और फ़ज़ाम का ज़िक्र होता और वो ख़ाला के जज़्बात का एहसास किए बगैर बड़ी अम्मा को तुम्हारी शरारतों के किस्से सुनाते। तुम सोच सकती हो कि उनके दिल पर क्या गुज़रती होगी। और जब ख़ाला को उनकी डेथ के बाद मालूम हुआ कि तुम्हारे पापा के नाम पर जो कुछ ज़मीन थी, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही तुम तीनों बहन-भाइयों के नाम कर दी थी। तो खुद अंदाज़ा करो कि युसरा जो उनकी सगी और पहली औलाद थी, बेशक वो ज़हनी तौर पर कुछ पसमानदा है, लेकिन थी तो उनकी औलाद। क्या उन्होंने अपनी औलाद का हक़ नहीं मारा? और फिर जब ख़ाला को मौका मिला, तो जज़्बाती होकर उन्होंने अपना घर और सारी प्रॉपर्टी ले ली, जो उनके भाइयों की तरफ से युसरा के लिए थी। वो थकी-थकी सी हँसी-हँसा था, लेकिन पापा के इन अमाल में हमारा क्या कसूर था? उसने अफ़सुर्दगी से पूछा। तो युसरा और खाला का क्या कसूर था, जिन्हें चचा ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा नज़रअंदाज किए रखा? उनकी बात पर वो लाजवाब हो गई। गाड़ी अस्पताल की पार्किंग में रुक चुकी थी। बस मसला ये है वरीशा बीबी, हम सारी ज़िंदगी हकूक़ की जंग लड़ने के लिए हर लम्हा तैयार रहते हैं और अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं। वो गाड़ी से बाहर निकलते हुए तंज़िया लहजे में बोला था। अस्पताल में उसे ओन के साथ आता देखकर कॉरिडोर में खड़ी ताई अम्मा की आंखों में हैरत मुंजमद हो गई। वरीशा भी उन्हें देखकर ठिठकी और फिर बेनियाज़ी से ओन के साथ आगे बढ़ने लगी। बड़ी अम्मा ने रात कहा था कि वरीशा को लेकर आना। मैं मुस्कान के पास से काम से कॉलेज गया, तो ये भी वहीं थी। सोचा इकट्ठे ही चलते हैं। उन्होंने उलझी-उलझी सी माँ की हैरत दूर की। कद तो तुमने माँ की तरह खूब निकाला है। वरीशा ने नासमझी के आलम में उन्हें देखा कि ये तारीफ थी या तनकीद, वो समझने से कासिर थी। बड़ी अम्मा को स्पेशल रूम में रखा गया था। कमरे में दाखिल होते ही पहली नज़र उसकी फरहत सौतेली वालदा पर पड़ी थी, जो हैरत की ज़्यादती से उसके सलाम का जवाब देना ही भूल गई थी और फिर संभल कर सपाट लहजे में बोली, हैरत है आज सूरज कहाँ से निकला? मैं बड़ी अम्मा को देखने आई थी, उसने घबराकर जवाब दिया। ना जाने क्यों उसे उनके अंदाज़ से ख़ासी घबराहट होती थी। उसने सामने बेड पर आँखें बंद किए बड़ी अम्मा के कमज़ोर वजूद को देखा। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट चेहरे पर लिए साइड टेबल पर पड़ी दवाइयों की तरतीब को दुरुस्त करने लगी। अच्छा, मेरा तो ख़्याल था कि बेमुरव्वती और तोता चश्मी एहसान अली की औलाद में विरसे में तो सिर्फ़ तुम्हारे अंदर ही मुंतकिल हुई है। वरना फ़रज़ाम और सनिया भी तो हैं, बहुत एहतराम और मोहब्बत से मिलते हैं और जो सच पूछो आदात में तुम पूरी की पूरी अपने बाप पर हो। वो भी सिर्फ़ अपने मतलब की चीज़ों की परवाह करता था, वरना कोई जिए या मरे, उसे इस चीज़ की कोई खबर नहीं होती थी। लेकिन मतलब पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेता था। वो साँस लेने को रुकीं। वरीशा ने इंतहाई कोफ्त से उन्हें देखा। ओन और ताई अम्मा खामोश थे। वैसे शुक्र है ज़हानत में तुम अपने बाप पर नहीं गईं। भाई जावेद ख़ासी तारीफ़ करते हैं तुम्हारी। उनके लहजे में अपने लिए हल्की-सी नरमी देखकर उसे फ़ौरन उनकी ज़ुबान के आगे बंद बाँधा। युसरा का क्या हाल है? उसकी बात पर यकदम उनके चेहरे का रंग बदला। क्या हाल होना है उस बदनसीब का? बस ज़िंदगी की सांसें पूरी कर रही है। उन्होंने एक गहरा साँस भरा और फिर ताई अम्मा की तरफ मुतवज्जे होकर बोलीं, "आपा, ये अपनी युसरा वरीशा से 6 माह बड़ी है और देखें, ये माशाअल्लाह एक भरपूर और सेहतमंद लड़की और वो बिस्तर पर पड़ी सिर्फ़ 13-14 साल की बच्ची लगती है, कमज़ोर और नहीफ़-सी। बस अब तो अल्लाह उसे आसानी दे दे।" वो तासुफ़ भरे लहजे में साफ़गोई से बोली थीं। इसी लम्हे बड़ी अम्मा ने आँखें खोलीं और सामने कुर्सी पर बैठी वरीशा को देखकर उनकी आँखों में एक चमक पैदा हुई। आँख के इशारे से उन्होंने उसे पास बुलाया। "वरीशा, जाओ तुम्हें अम्मा बुला रही हैं।" ताई अम्मा की आवाज़ पर वो कुछ झिझकते हुए उनके पास गई। अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर उन्होंने बेसाख्ता उसके माथे का बोसा लिया था। वरीशा को याद आया कि वो तकरीबन 2 साल बाद उनसे मिल रही थी। अम्मा को भी बस एहसान के इन्हीं बच्चों पर प्यार आता है। फरहत ने गिला आमेज़ लहजे में बड़ी बहन से कहा। रहने दो फरहत, बच्चों के साथ क्या मुकाबलाबाज़ी। ओन की वालदा की सरगोशी ने वरीशा को हैरान कर दिया।
लगता है आज ताई अम्मा की तबीयत ठीक नहीं। वरीशा ने दिल में सोचा और फिर बड़ी अम्मा के सवालों के जवाब देने लगी। वो सनिया और मम्मा का हाल पूछ रही थी। उसने के नखियों से फरहत आंटी और ताई अम्मा को देखा, जो अब सपाट चेहरों के साथ खामोश थी। बड़ी अम्मा को आज उस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था। ओन कहीं बाहर निकला था जब अचानक हारून चचा और तानिया चची अंदर दाखिल हुई। दोनों ने बहुत गर्मजोशी और अपनाइयत से उसे गले लगाकर हाल पूछा था। आज तो अम्मा के चेहरे पर भी रौनक नजर आ रही है और ये वरीशा क़यामत का एजाज़ लगता है। क्यों ना अम्मा एहसान भाई के बच्चों को भी अपने घर ले आए। कम से कम आपके चेहरे पर रौनक तो रहेगी। हारून चचा खासे जिंदा दिल और दो टोक अंदाज में अपनी बात कहने के आदी थे। तानिया चची ने भी उनकी भरपूर तारीफ की। मेरे तो दिल का टुकड़ा और आंखों की ठंडक था एहसान। मुझ बूढ़ी औरत को इस उम्र में ऐसा जख्म लगा गया कि दिल को किसी तो चैन नहीं। अपने बाप का लाडला था ना, इसलिए सबसे पहले उसके पास चला गया। बड़ी अम्मा के झुर्रियों ज़दा चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मरीशा ने बेख्तियार उनका हाथ दबाकर उन्हें तसल्ली दी तो वो बेबसी से मुस्कुरा दी। अम्मी आपको और फरहत खाला को घर छोड़ो, अब शाम तक तानिया चची है ना यहाँ, आप फ्रेश होकर आ जाइएगा। ओन तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़ी अम्मा का हाथ पकड़े और उसे सहलाते हुए वरीशा को बड़ी खुशगवार हैरत से देखा। मैं भी आज रात बड़ी अम्मा के पास हूँ, वरीशा बेसाख्ता बोली थी। कमरे में मौजूद तमाम लोगों के चेहरों पर फैली हैरत से उसने बेख्तियार आंखें चुराई थी। बड़ी अम्मा अब खुलकर मुस्कुराई थी। हाँ हाँ, तुम लोग जाओ। आज रात वरीशा और ओन मेरे पास है ना, और मुझे तो दोनों साथ साथ खड़े ऐसे लगते हैं जैसे मेरे जिगर के टुकड़े हों। बड़ी अम्मा के मोहब्बत भरे लहजे पर उसने सिर पिटाकर ओन को देखा था और उसे यूं लगा जैसे उसने भी अपनी मुस्कुराहट को बमुश्किल छुपाया हो। फरहत आंटी चलते-चलते रुकी थी। अपनी माँ को फ़ोन करके बता देना कि तुम यहाँ हो। ये ना हो कि वो सारी रात परेशान होती रही। आदतों में तो तुम अपने बाप पर हो। वो भी जहाँ जाता था पीछे वालों को भूल जाता था। वो ढूँढे से भी उनके लहजे में तंज़ और तलख़ी का शायबा तक तलाश ना कर पाई। बड़ी अम्मा और ताई अम्मा के चेहरे पर बड़ी बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ी थी। आपा, ये वरीशा की आँखें बिल्कुल अपने बाप पर है ना? कमरे से निकलते हुए वो बहन से आहिस्तगी से कह रही थी। वरीशा को बहुत अरसे के बाद आज अपनी सौतेली माँ समझ में आई थी। अगले दिन वो अस्पताल से सीधी घर गई। ऑफिस से उसे 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। मम्मा बिल्कुल आम से अंदाज में सबका हाल-अहवाल पूछ रही थी। मम्मा बहुत गहरी खातून है। वरीशा ने उनका स्पॉट चेहरा देखते हुए सोचा, बाज़ औक़ात वो उसे एक नाक़ाबिल तस्ख़ीर चट्टान की मानिंद अपनी जगह पर अटल नज़र आती थी। वो बहुत कम अपने जज़्बात का इज़हार करती थी, बहुत कम गो और सोशल ना तो होने के बराबर थी। एहसान साहब की डेथ के बाद तो वो बिल्कुल ख़ामोश हो गई थी। उसे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि सबसे बड़ी औलाद होने के बावजूद उसे कभी मम्मा का दुःख बाँटने की कोशिश नहीं की थी। मम्मा लाएँ, आज खाना मैं बनाती हूँ। उसने आहिस्तगी से उनके हाथ से छुरी और प्याज़ लिया। मम्मा के चेहरे पर फैली हैरत और बेयकीनी को वो सर उठाए बगैर भी महसूस कर सकती थी। शाम को फरजाम अपने किसी क्लास फेलो की गाड़ी लिए उसे और सनिया को लेने आया था। बड़ी अम्मा अस्पताल से घर शिफ्ट हो गई थीं और शाम को घर में सब बच्चों ने छोटी-सी गैदरिंग रखी थी। मम्मा ने ना सिर्फ़ उनको जाने की इजाज़त दी थी, बल्कि हलीम का डोंगा भी साथ दिया था। मम्मा, आपको गुस्सा नहीं आता कि जिस घर में आपकी गुंजाइश ना निकलती हो, वहाँ आपकी औलाद जाए? वरीशा की बात पर एक नरम सी मुस्कुराहट ने उनके चेहरे का अहाता किया था। बिल्कुल नहीं, बल्कि जब तुम लोग छोटे थे, तो मैं हर इतवार खुद तुम्हें तैयार करके तुम्हारे पापा के साथ बड़े घर में भेजती थी कि जिस घर के मकीनों के दिलों में मेरे लिए जगह नहीं, वहाँ मेरी औलाद अपनी जगह खुद बनाए, क्योंकि वो तुम्हारी जड़ें हैं और कोई दरख्त अपनी जड़ों से कट कर नहीं रह सकता। वो मतानत से बोली थी। बड़ी अम्मा के घर में आज खूब रौनक थी। अब्दुल्ला और मीरा ने खूब शोर मचा रखा था। टीवी लाउंज में रखे बड़े तख्त पर पोश पर लेटी बड़ी अम्मा उनको देख देख कर खुश हो रही थी। आज तो अपने आप में मगन रहने वाली मीरब, जो हारून चचा की बेटी थी, वो भी किचन में मुस्कान के साथ मसरूफ थी। वरीशा घूमती फिरती युसरा के कमरे में आई। युसरा ने उसे देखकर बच्चों की तरह तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। 22 साल की थी, लेकिन ज़हनी तौर पर 8-9 साल के बच्चे की मानिंद और चलने फिरने से माजूर थी। वो वरीशा को अपने बिस्तर पर फैले रंग बिरंगे खिलौने दिखा रही थी। उसके चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत और पाकीज़गी थी। वो अटक अटक कर पूरे जुमले बोलने की कोशिश करती थी। वरीशा ने उसकी गुड़िया को गोटे वाला सूट पहनाया तो उसकी खुशी दीदनी थी। इसी लम्हे फरहत आंटी ने अंदर झांका। ये तुम्हें तंग तो नहीं कर रही? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसने सच्चाई से जवाब दिया। बड़ी मम्मा, युसरा तो बहुत खुशकिस्मत है जिसे वरीशा आप ही टाइम दे रही हैं, वरना इनके पास तो मेरे और मम्मा के लिए भी टाइम नहीं होता। सनिया भी अभी-अभी कमरे में दाखिल हुई थी। उसके बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ में बड़ी मम्मा कहने पर वरीशा ने चौंक कर उसे देखा, जो उनके गले में बाजू डाले बहुत अपनाइयत से महवी गुफ्तगू थी। उसने रश्क भरी नज़रों से ये मंज़र देखा। वो कभी इतनी हिम्मत का मुज़ाहरा नहीं कर सकती थी। सनिया बहुत बहादुर है, उसने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। युसरा ने एकदम उसके गले में बाजू डालकर उसके चेहरे पर प्यार किया। विशी अच्छी, वो तालियां बजाकर खुशी से बोली थी। अरे विशी की जान भी बहुत अच्छी। वरीशा ने भी जवाबन उससे प्यार किया। बड़ी मम्मा, लगता है कि हम दोनों की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं निकलती। सनिया हंसते हुए उनका बाजू पकड़कर उन्हें बाहर ले गई। वो युसरा के साथ खेलते खेलते वहीं सो गई थी।
2 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो मगरिब की अज़ान होने वाली थी और युसरा भी दोनों बाजू सीने पर रखे बेखबर सो रही थी। वो बालों को बांधे थी, चप्पल पहने बाहर निकली तो घर में खामोशी का राज था। ड्राइंग रूम से ओन के बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपनी मम्मा का ज़िक्र सुनकर वो ठिठक कर रुक गई। सारी नींद भग से उड़ गई। वो दानिस्ता थोड़ा-सा आगे बढ़कर ड्राइंग रूम में झाँकने लगी। सामने सोफ़े पर ताई अम्मा, जबकि साथ वाले सोफ़े पर फ़रहत आंटी का हाथ पकड़े ओन उनको बहुत प्यार से समझा रहा था। खाला, सारी ज़िंदगी आपने अपना ज़र्फ़ बड़ा रखा और अपना दिल भी बड़ा कर ले। मैं मानता हूँ कि आपके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन इसमें वरीशा की मम्मा का क्या कसूर? क्योंकि ये तो तय था कि अंकल एहसान ने आपसे शादी ज़बरदस्ती की। और वो पहले दिन से कह रहे थे कि वो दूसरी शादी अपनी पसंद से करेंगे और वरीशा की मम्मा ने उन्हें कभी यहाँ आने से नहीं रोका। इस बात को तो आप भी मानती हैं, वो शुरू-शुरू में युसरा के लिए गिफ्ट भेजतीं तो आप गुस्से में इसे वापस भिजवा देती थीं। लेकिन उन्होंने कभी माइंड नहीं किया और फिर आपने उनसे अपना घर और सारी आसाइशात वापस ले लीं। लेकिन उन्होंने उफ़ तक नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि उनके मियाँ के बिज़नेस में 80% आपके भाइयों के शेयर्स हैं। एहसान चचा ने जो कुछ किया वो उनका ज़ाती फ़ेल, वो उसके लिए अपने खुदा के सामने जवाबदेह हैं। लेकिन ये बताएँ कि चच्ची और बच्चों का क्या कसूर है? ज़रा देखें बड़ी अम्मा उनकी जुदाई को कैसे मुश्किल से झेल रही हैं और एहसान चचा की डेथ के बाद उनके बच्चों से दूरी अब उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन मेरा क्या कसूर था? मैंने जो इतना लंबा बिन बास किस तरह गुज़ारा? वो बुरी तरह रो रही थीं, लेकिन उनके लहजे में अब गुस्सा और हठधर्मी मफ़कूर थी। देखें खाला, उसने नरमी से कहा, अगर अज़ियत आपने काटी है तो अज़ियत वरीशा की मम्मा ने भी बर्दाश्त की है। आप तो चलो हम सब के साथ अपने पूरे ख़ानदान के साथ रहीं, सबकी हमदर्दियाँ आपके साथ थीं, लेकिन वरीशा की मम्मा को सिवाय एक शौहर के बाकी तमाम रिश्तों से हाथ धोना पड़ा और अभी तक अंकल एहसान की डेथ के बाद भी वरीशा के ननियाल वालों ने उनको माफ़ नहीं किया। पसंद की शादी करना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं, लेकिन उनके ख़ानदान वालों ने दोबारा कभी उनसे राब्ता नहीं किया। आप इस औरत के एहसासात को भी समझने की कोशिश करें, जो अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों के ज़िंदा होने के बावजूद उनसे दूरी का अज़ाब एक ही शहर में रहते हुए काटने पर मजबूर हो। आप अपना दिल बड़ा कर लें, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अजर देगा। आप देख नहीं रही युसरा, वरीशा, सनिया और फरज़ाम से कितना प्यार करती है। उनको पहचानती है, फरज़ाम 4 दिन ना आए तो उसको मिस करती है। आप युसरा की खातिर ही सही, बड़ी अम्मा की बात मान लें। बाहर खड़ी वरीशा ने गहरा साँस लिया, उसे यकदम ही ओन पर तरस आया, जो हर महाज पर अकेले ही लड़ रहा था। कभी उन लोगों को समझाता, तो कभी उन लोगों की हमायत दूसरे लोगों से करता, लेकिन क्यों? उसका क्या मफ़ाद है? वो थोड़ा-सा उलझ गई, लेकिन फिर सर झटक कर अंदर की तरफ मुतवज्जे हो गई। आपको पता है आंटी ने मुझसे फरजाम के लिए मुस्कान के प्रपोज़ल की बात की है। फरजाम एक समझदार और बहुत केयरिंग लड़का है और बज़ाहिर मुझे भी इस रिश्ते में कोई ख़ामी नज़र नहीं आती और ऐसी सूरत में जब फरजाम और मुस्कान भी यही चाहते हों, उनकी बात सुनकर बाहर खड़ी वरीशा को एक झटका सा लगा था। उसे घबरा कर अंदर झाँका, वो तीनों अब खामोश थे। आपा आप क्या कहती हैं? फरहत आंटी ने चौंक कर बड़ी बहन को देखा, जो किसी सोच में गुम थी। बज़ाहिर मुझे भी इस रिश्ते में कोई ऐब नज़र नहीं आता। वैसे तो मैं भाई साहब की तरफ मुस्कान के रिश्ते की बात चलाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पता तो है कि मुस्कान कितनी ज़िद्दी और अपनी बात मनवाने वाली तबीयत को रखती है और अम्मा जान से मैंने मशवरा किया तो उन्होंने मुझे नई राह दिखा दी। वो क्या? फरहत उनका तज़ब्ज़ब भाँप गई। कहने लगी कि एहसान की ख़्वाहिश थी कि वो उनको अपना दामाद बनाए और वरीशा के हवाले से वो कहती हैं कि मैं खुद भी यही चाहती हूँ। आगे तुम्हारी औलाद है, जो तुम सोचो, समझो, करो। लेकिन अगर मुझसे पूछोगी तो मेरे दिल की तो यही ख़्वाहिश है। तो फिर आपने क्या कहा? फरहत के बेताबी से सवाल करने पर बाहिर खड़ी वरीशा का दिल बहुत बुरी तरह धड़का था। उसकी आँखों में हैरत और बेयकीनी मुंजमद हो गई थी। मैंने क्या सोचना था, बस तुम्हारा ख्याल आ गया कि तुम्हारी दिल आज़ारी ना हो। उन्होंने गोल-मोल सा जवाब दिया। फरहत आंटी ने गर्दन घुमाकर मुस्कुराते हुए अपने भांजे को देखा, जिसके चेहरे पर बड़ी शरीर सी मुस्कुराहट थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने तेवरी चढ़ाई। उसने बेचैनी से पहलू बदला था। वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ-कुछ बेवकूफ़ सी है और तालीमी रिकॉर्ड भी मुझसे कुछ बेहतर है। कहीं रोब डालने की कोशिश ना करें, लेकिन ख़ैर मैं सँभाल लूँगा। बात के इख्तिताम पर वो कुछ शौक हुआ। तो यूँ कहो ना कि तुम्हारी ख़्वाहिश और मर्ज़ी है, तभी इधर-उधर के ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार बनाने के लिए तुम मेरी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हो। वो ठिठाई से हँस दिया। जाने दे खाला, आप खुद तो कहती हैं कि वरीशा की शक्ल एहसान चचा से बहुत मिलती है। मैंने सोचा हर वक़्त आपके सामने रहेगी, आपके दिल को ठंडक पहुँचती रहेगी। कुछ भी हो, आप मशरिकी औरत हैं और आपको अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत है। क्या हुआ जो वो हरजाई थे? बकवास बंद करो। फरहत ने उसको कान से खींचा तो वो जानबूझकर दुहाई देने लगा। बाहर बाहर खड़ी वरीशा घबराकर युसरा के कमरे की तरफ चल पड़ी। इसी वक़्त ओन कमरे से बाहर निकला था और बड़ी तेज़ी से सामने आकर उसका रास्ता रोका था। यकीन करो वरीशा, तुम्हें कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता। दिल करता है तुम्हारी सारी डिग्रियाँ चैलेंज कर दूँ। बंदा अगर चुप कर बातें सुने तो कम से कम अपना लहराता हुआ आँचल तो समेट ले, जो अंदर बैठे बंदे के सब्र का इम्तिहान ले रहा हो। ओन के शरारती लहजे पर वो बौखला गई। उसके चेहरे पर फैले हुए रंगों ने उसका भेद खोल दिया था।
तुम्हारी मम्मा को लेने चले। मुज़ाकरात कामयाब हो गए। दोनों तरफ की बर्फ़ पिघल चुकी है। एक खूबसूरत और रोशन राह हमारी मुंतज़िर है। वो शौक हुआ तो वो बौखला गई। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मालूम है कि तुम्हें इस घर और मुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन यार यहाँ से जाओगी तो आओगी ना। उसके शरारती लहजे पर उसे घूर कर उसे देखा और अगले ही लम्हे वो बेसाख्ता हँस पड़ी थी।